ब्लड मून का अंत सबसे अप्रत्याशित तरीके से हुआ। फ्रिडाल कबीले के कुलपति और फ्रिडाल कबीले के बारे में कहा गया कि वे एक संगठन से संबंधित हत्यारों के एक लोकप्रिय समूह के साथ समझौते पर आ गए थे। ब्लड मून युद्ध क्षेत्र में दिखाई देने वाले गॉर्डन कबीले के सभी योद्धाओं के नरसंहार की एक व्यापक योजना में उनके लिए दुर्भाग्य से गॉर्डन कबीले के जादूगर एक बड़ी हड्डी साबित हुए, जिसने उनके गले में अटका दिया, क्योंकि गॉर्डन कबीले पर हमला करने वालों में से अधिकांश गॉर्डन कबीले के जादूगरों के जंगली प्रतिशोध में मारे गए। लेकिन वे अभी भी इससे बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत सारे कबीले के लोग मारे गए थे। इसने पूरे कबीले को रोने के चरण में प्रवेश कराया, क्योंकि बच्चे, पत्नियां, माताएं, पिता और भाई बहन सभी रोए जब वे देख नहीं सके। वह बेटा, पिता, भाई या बहन बाकी कबीले के जादूगरों के साथ वापस चल रहे थे। ये गॉर्डन कबीले के लिए बहुत लंबे समय में सबसे बड़ी क्षति थी। पूरा कबीला रो रहा था। हालांकि एलेक्स को लगा कि उसने टियर 1 क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं खोया है, लेकिन अब जब उसने इस पर गौर किया तो टियर 1 क्षेत्र बड़ी तस्वीर की तुलना में जादूगरों का एक छोटा समूह था। वास्तव में मध्य श्रेणी के जादूगरों की हानि ने गॉर्डन कबीले की ताकत को वास्तव में चोट पहुंचाई थी। लड़ाई में खोया गया प्रत्येक टियर 4 और टियर 5 जादूगर कबीले की ताकत के लिए एक बड़ी चोट थी। टियर 1 मैच दायरे से टियर 3 मैच दायरे तक सभी को आगे बढ़ाया जा सकता है जब तक कि कबीले के पास पर्याप्त संसाधन हो, क्योंकि वे केवल निम्न श्रेणी के मैच थे। वहां सफलता संसाधनों से जुड़ी थी। लेकिन प्रत्येक मध्य श्रेणी के मैच टियर 4 से 6, प्रत्येक कबीले की नींव केवल कबीले के असली प्रतिभाशाली लोग ही थे जो बड़ी बाधा को पार कर सकते थे और टियर 4 जादूगर और उससे ऊपर बन सकते थे। ये इस बिंदु पर है कि जादूगरों को विनाशकारी क्षति पहुंचाने के लिए मंत्रों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि उनकी प्रत्येक मौलिक चाल में एक मंत्र की शक्ति होगी। और ये इस चरण में है कि वे सभी अपनी मानसिक ऊर्जा पर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक मजबूत मानसिक शक्ति का मतलब बेहतर मौलिक नियंत्रण है। इसलिए मध्य श्रेणी के जादूगर को खोना गॉर्डन कुलों के एक अंग को फाड़ देने जैसा है, और इस समय उन्होंने वास्तव में बहुत सारे योग्य जादूगरों को खो दिया है। एलेक्स ने खड़े होकर देखा कि कबीले के लोग कैसे दुखी थे, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस ब्लड मून से वो हमेशा लड़ने के लिए उत्सुक रहता था, वो वास्तव में हर किसी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। हालांकि वह राक्षसों को अपने अनुभव बिंदुओं के रूप में देख सकता है, लेकिन वही राक्षस मानव जादूगरों की हत्या के लिए भी जिम्मेदार थे। वे बहुत सारे आंसुओं का कारण थे, क्योंकि बहुत सारे परिवारों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा, बिना ये जाने कि ऐसा क्यों हुआ। एलेक्स की मुट्ठी से कुरकुराहट की आवाजें आ रही थी, क्योंकि वो किसी चीज को पकड़ रहा था और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो अपना सारा गुस्सा और आक्रामकता अपने सामने रखे लोहे पर निकाल रहा था। क्यों? गॉर्डन कबीले का पहला बुजुर्ग एलेक्स के सवाल पर हैरान था। उसने तो ध्यान भी नहीं दिया था कि एलेक्स कब उसके पास आया, जो कि अजीब था। क्यों क्या एलेक्स? पहले बुजुर्ग ने फिर भी एलेक्स को यथासंभव विनम्रता से जवाब देने में समय लिया। वो देख सकता था कि बच्चा अंदर से बहुत दुखी था। मैंने पूछा क्यों? वास्तविक कारण क्या है कि राक्षस और दूसरे आयाम के निवासी हम पर हमला करते रहते हैं? उनके इरादे क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? और मानव जाति के साथ एक अनावश्यक युद्ध जारी रखने से उन्हें क्या हासिल होगा? कृपया दादाजी मुझे समझाएं, क्योंकि ऐसा कुछ होने का कारण यह है कि उनके कारण फ्रिडाल कबीले ने हम पर छिपने के लिए रक्त चंद्रमा के अवसर का उपयोग किया। एलेक्स ने कमजोर आवाज में सवाल किया, जिससे प्रथम बुजुर्ग को भी समझ नहीं आया कि क्या कहना है। पिछली बार मिली बड़ी जीत के कारण युवा पीढ़ी इतनी खुश थी कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कबीले को कितना नुकसान हुआ है। उन्हें नायक होने के लिए सराहा गया, लेकिन वे कबीले की स्थिति से अनजान थे। और चूंकि कबीला उन्हें इस तरह के माहौल से दूर रखना चाहता था, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि ये उनके हित में है कि उनमें से किसी को भी कबीले के नुकसान के बारे में पता न चलने दिया जाए। लेकिन इस बार की मौत उनके लिए छिपाने के लिए बहुत ज्यादा थी। गॉर्डन कबीले ने बहुत सारे जादूगरों को खो दिया था, और इससे उनका मनोबल गिर गया था।
भले ही उन्होंने फिर से बड़ी जीत हासिल की हो। आखिरकार वे संप्रदाय या अकादमी नहीं थे जो अपने नुकसान की भरपाई के लिए ताजा खून ला सकते थे। हर मृत सदस्य रिश्तेदार या शादी या अन्य चीजों से संबंधित था। फ्रिडाल कबीले के विश्वासघात की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमेशा कहा जाता है कि एक मजबूत दुश्मन एक आंतरिक दुश्मन से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता, और यही आज गॉर्डन कबीले के साथ हुआ। पहले बुजुर्ग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए उन्होंने बस अपनी बाहें फैलाईं और एलेक्स को गले लगा लिया। इस बात पर बहुत अटकलें लगाई गई हैं कि वे मानव दुनिया पर हमला क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले हम सभी सहमत हैं कि वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारा खून उनके लिए मददगार रहा होगा, या क्योंकि हमें मारने से उन्हें तेजी से उन्नत होने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनके अंतरिक्ष द्वार मानव जीवन ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इसका उपयोग अपने साधना संसाधनों को पोषित करने के लिए करते हैं। लेकिन हम गलत थे, क्योंकि उन्हें मारने से भी गेट पर नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है जो उनके द्वारा चुराई गई जीवन ऊर्जा को रद्द कर सकती है। और यदि हम उनमें से बहुतों को मारने में सक्षम हैं, तो अंतरिक्ष गेट प्रभावित हो सकता है और ग्रेड में गिरावट आ सकती है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि उन्हें मारने से उच्च रैंक मिल सके, लेकिन ब्लड मून अभिशाप मजबूत है। एक निश्चित समय के लिए उनकी क्षमताओं को छीन लेना तथा उनकी युद्ध शक्तियों को कम करना। लेकिन कई वर्षों तक उनसे लड़ने के बाद हमें अंततः ये एहसास हुआ कि वे क्या चाहते हैं। द्वितीय आयाम को कभी पृथ्वी से जुड़ा हुआ कहा जाता था। वास्तव में 9 आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा पृथ्वी ही मानव आयाम है, लेकिन ये आयाम रहस्यमय ढंग से अलग हो गए हैं तथा ऐसा कहा जाता है कि मानव आयाम में अमरता का तालाब है। वे सभी मनुष्यों को मार रहे हैं क्योंकि वे आशा कर रहे हैं कि तालाब पुनः प्रकट हो जाएगा। मुझसे इस बारे में ज्यादा मत पूछिए, क्योंकि मैं भी इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानता और मुझे लगता है कि यह बेहतर है कि आप इसके बारे में न जानें। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि भले ही उनके पास मनुष्यों को मारने के लिए यहां आने का कोई कारण हो, फिर भी ये अस्वीकार्य है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन सभी को मार डालें, चाहे इससे कितना भी नुकसान हो, और यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने शहीद साथियों का बदला ले सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? पहले बुजुर्ग ने एक प्रश्न के साथ अपना व्याख्यान समाप्त किया और एलेक्स ने लाल आंखों से सिर हिलाया। आमतौर पर वह ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि पुरानी एलेक्स आत्मा जो उसके साथ विलीन हो गई थी, उसने उसे किसी प्रकार का भावनात्मक असंतुलन पैदा कर दिया था। जबकि एलेक्स कबीले की मौतों के कारण दुखी महसूस कर रहा था, वहां कोई और था जो दुखी था और रो रहा था। गॉर्डन ड्रेको तीसरे एल्डर के शरीर से कुछ ही मीटर की दूरी पर बैठा था। वो बहुत रो रहा था, जबकि उसके पिता ग्रैंड एल्डर ने उसे कसकर पकड़ रखा था। क्यों? मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मैं उसकी मदद भी नहीं कर सका। यही बात जादुई राजधानी में भी हुई थी। मैं एलेक्स की रक्षा नहीं कर सका। यदि चौथे बुजुर्ग ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हम राजधानी में ही मर जाते। अब फिर वही बात घटित हुई। यदि मैं थोड़ा और अधिक मजबूत होता तो शायद मैं उन्हें दूर रखने में उनकी मदद कर सकता था, और शायद ऐसा कुछ कभी नहीं होता। ड्रेको ने आंसू बहाते हुए अपनी मुट्ठी जमीन पर पटकते हुए कहा, जो हुआ वह आपकी गलती नहीं है। कोई भी आपको दोष देने के बारे में कभी नहीं सोच सकता है। हम सिर्फ बदकिस्मत हैं। क्या आपको लगता है कि वह इस बात से अनजान था कि वह क्या कर रहा था? या आपको लगता है कि वह नहीं जानता था कि वह इस प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल हो सकता है या मर भी सकता है? वो अपने से 2 दायरे ऊपर के जादूगर से लड़ने के जोखिम से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उन्होंने फिर भी कबीले की वजह से चुनौती का सामना किया। उन्होंने ऐसा युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए किया जो भविष्य में कबीले की रक्षा करेगी। आप कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं कहेंगे। आप एक गॉर्डन हैं, और गॉर्डन किसी से कम नहीं है। आप इस युग में हमारे कबीले द्वारा उत्पादित सबसे चमकदार प्रतिभाओं में से एक है। अपने आप की तुलना हम बूढ़ों से करना बंद करें, जिनके पास अपने कौशल को निखारने के लिए वर्षों का समय था, क्योंकि हम आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। हमने अपनी प्रेरणा खो दी थी और अज्ञात से डर गए थे। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये हमारे करीबी लोग होंगे जो हमें पहले धोखा देंगे। मेरे बेटे ड्रेको,
तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिस पर मुझे बहुत गर्व है, इसलिए मुझे कभी ये कहते हुए मत सुनना कि तुम कमजोर हो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ग्रैंड एल्डर ने अपने बेटे को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था और उसके खराब मूड को ठीक करने के लिए उसकी मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि भले ही उसने जो शब्द कहे थे, वे वास्तव में वही शब्द थे जिन्हें ड्रेको इतने समय से सुनने की उम्मीद कर रहा था। ये देर से आया, उसने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे दर्द में रोता रहा। उसने खुद से वादा किया कि वो तब तक इंडोर खेती करेगा जब तक कि वो अगले छोटे ब्रेकथ्रू तक नहीं पहुंच जाता। फिर वह संचय करने के लिए कबीले से बाहर चला जाएगा। अधिक अनुभवी होने के कारण उसे लगा कि वह स्वयं को कुल का वरिष्ठ कहलाने में कमजोर है। वो मध्य स्तर का 6 जादूगर हो सकता है, लेकिन पहली बार उसे शिखर और मध्य स्तर के बीच के विशाल अंतर का एहसास हुआ। न केवल उसने एक अच्छे दोस्त सेराफिना को गोब्लिन के खिलाफ खो दिया था, बल्कि उसके चाचा तीसरे एल्डर भी हत्यारों के हमलों के कारण कोमा की स्थिति में चले गए थे। ये उसके लिए एक बड़ा झटका था। बगल में मौजूद कुलपति अभी भी इस बात से अनजान थे कि सब कुछ इतनी तेजी से कैसे हो गया और चुपचाप देखते रहे। तीसरे एल्डर कोमा की स्थिति में चले गए थे क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि कुलपति आसपास ही है और उन्हें फिर से वंश के वंशजों की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि सिटी हॉल ने गॉर्डन कबीले से फ्रिडाल कुलपति को रिहा करने के लिए कहा था। हालांकि वे अन्य हत्यारे जादूगर को भी इकट्ठा करना चाहते थे ताकि उसे राजधानी भेजने और कुछ पुण्य अर्जित करने से पहले उससे कुछ सच्चाई प्राप्त की जा सके। लेकिन गॉर्डन कबीले को जो नुकसान हुआ था, उसके मद्देनजर उनसे ये पूछना पागलपन होगा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दे जिसे उन्होंने पकड़ लिया है, जबकि उन्होंने गॉर्डन कबीले को पकड़ने में कभी सहायता भी नहीं की थी। आखिरकार गॉर्डन कबीला उन कुछ लोगों में से एक था जो हमेशा भाग लेते थे और शहर की रक्षा करते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें सम्मान देने का निर्णय लिया। वे केवल फ्रिडाल कबीले के कुलपति के साथ ही समझौता कर सकते थे क्योंकि वह न केवल शहर का निवासी था बल्कि वह सिटी यूनियन के उच्च पदस्थ सदस्यों में से एक था। उन्होंने उसे हिरासत में लेने के लिए शहर के कानून का इस्तेमाल किया। हालांकि कुलपति इस घटनाक्रम से नाराज थे, लेकिन उनके पास पहले से ही एक नया दुश्मन छिपा हुआ था और वह नगर निगम को उन शत्रुओं की सूची में शामिल नहीं करना चाहते थे। एक गुप्त स्थान पर फ्रिडाल कबीले के छठे बुजुर्ग इवान फ्रिडाल बैठे हैं, जो हत्यारे संगठन के बुजुर्ग नेताओं मलिक और एवलिन से घिरे हुए हैं। कमरे में मंद रोशनी है। दीवारों पर टिमटिमाती मोमबत्तियां भयानक छाया डाल रही हैं। एल्डर मलिक, एल्डर एवलिन, मैं गॉर्डन कबीले की प्रतिभा पर असफल प्रयास के कारण आपकी निराशा को समझता हूं। यह स्पष्ट रूप से एक झटका था जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हम अब आशा नहीं खो सकते हैं। हमें अभी और काम करना है। ये मत भूलिए कि काम के लिए किसने भुगतान किया, इवान ने कहा, और मलिक ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसे नफरत है जब भी इवान उसे धमकाने के लिए ब्लेज कबीले का इस्तेमाल करता है। आशा है, इवान, उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। उनका प्रतिशोध विनाशकारी हो सकता है। हमें अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। हम पहले ही निम्न स्तर के बुजुर्गों से हार चुके हैं और आपके कबीले के कुलपति को पकड़ लिया गया है। हमें संरक्षण देने की कोशिश मत करो क्योंकि आप अपने पिता को बचाना चाहते हैं। मैं सहमत हूं, एल्डर मलिक, लेकिन हमें इस स्थिति को रणनीतिक सोच के साथ देखना चाहिए। हम अभी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। यह सिर्फ मेरे पिता के बारे में नहीं है। आप पहले से ही इस घटना से जुड़े हुए हैं और देर सवेर ये सब खुलकर सामने आ जाएगा। हमें बस अपनी रणनीतियों पर और काम करने की जरूरत है, इवान ने समझाया। इवान, आपके लिए रणनीतियों के बारे में बात करना आसान है, लेकिन यह जीवन और मृत्यु का मामला है। हमें खुद को और अपने संगठन को नुकसान से बचाने के लिए एक रास्ता खोजने की जरूरत है। हमने हमेशा अंधेरे में हमला किया है, इस तरह खुले में कभी नहीं। एवलिन ने मेज पर अपना हाथ पटकते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि वो ब्लड मून लड़ाई में गॉर्डन कबीले पर हमला करने के खिलाफ थी। एवलिन, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं। हमारी सुरक्षा महत्वपूर्ण है और मैं आपको आश्वासन देता हूं,
मैं इसे सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा। हमें अपने प्रोटोकॉल का पुनर्मूल्यांकन करने और भी अधिक गुप्त होने की आवश्यकता है। हाँ, हम लापरवाह हो गए हैं। हमें ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। हमारे लेन देन छिपे होने चाहिए। हमारी गतिविधियां अप्रत्याशित होनी चाहिए। मलिक ने सख्ती से पूछा। आखिरकार वह एवलिन के विचारों से सहमत हो गया। बिल्कुल, मलिक। हम अपने खुफिया नेटवर्क को भी मजबूत कर सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, गॉर्डन कबीले के अंदरूनी कामकाज को जान सकते हैं। ज्ञान ही शक्ति है और हमें हर संभव लाभ की आवश्यकता है। फिर से संगठित होना है और एक नई रणनीति तैयार करनी है। हम एक और असफल मिशन का जोखिम नहीं उठा सकते। वास्तव में शायद हम अपने संपर्कों तक पहुंच सकते हैं, विवेकपूर्ण गठबंधनों में शामिल हो सकते हैं। हमें ऐसे सहयोगियों की आवश्यकता है जो हमें बढ़त दिला सके। एक साधारण मध्य स्तरीय कबीले की हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारे बुजुर्गों को पकड़ने की कोशिश करे? हमने पहले भी एक पूरे कबीले को मार डाला है और हम उन्हें हमें अपमानित करने का दंश महसूस कराएंगे। एवलिन ने बीच में कहा। यह एक शानदार विचार है। सावधानी से चुने गए और भरोसेमंद सहयोगियों के साथ हम एक ऐसी दुर्जय सेना बना सकते हैं जिसकी गॉर्डन को भनक तक नहीं लगेगी। हम उन्हें फिर से अचानक पकड़ लेंगे, लेकिन इस बार हम उन्हें मार गिराने में निश्चिंत होंगे, इवान ने कहा। मलिक और एवलिन एक दूसरे को देखते हैं और इवान के शब्दों पर विचार करते हैं। धीरे धीरे उनके चेहरे पर नरमी आती है और उन्हें एहसास होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा की किरण बाकी है। गॉर्डन्स कबीले की प्रतिभा पर हमारे हत्यारों का असफल प्रयास बहुत ही निर्लज्ज था। हमें बिना कोई निशान छोड़े परछाई से हमला करने का रास्ता खोजना होगा। ब्लेज बाहरी कबीले ने उस कबीले के मिशन के लिए बहुत अधिक भुगतान किया है और कोई रास्ता नहीं है कि मैं इसे जाने दूं। एवलिन से चुपचाप बात करने के बाद मलिक इवान की ओर मुड़ा। तुम मुझे हमेशा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लगे हो, इवान, लेकिन ये कभी मत भूलना कि ये हमारे बीच सिर्फ एक सहयोग है। अगर तुमने कभी हमारे खिलाफ अपनी साजिशें रची तो मैं खुद तुम्हें दुनिया के अंत तक खदेड़ दूंगा। मलिक ने चेतावनी दी और इवान मुस्कुराया। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम गॉर्डन कबीले का मिशन पूरा कर लेंगे तो आप मुझे फिर कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे कबीले की छवि के लिए बुरा होगा। दूसरा आयाम। दो विशाल ड्रैगन जो एक ही दिशा में चल रहे थे अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गए। प्राचीन ब्लैक ड्रैगन जिसे एलेक्स ने राजधानी में देखा था और स्कार जिसने उस दिन ब्लड मून लड़ाई में भी भाग लिया था, वे दो ड्रैगन थे। वे लंबे और राजसी थे। उनके अद्वितीय ड्रैगन गुण उनके रूप में शामिल थे। स्कार जो अपने मानव रूप में था, क्रूरता, उग्रता और नरसंहार की आभा बिखेरता था। उसकी त्वचा में गर्माहट थी जो उसके उग्र स्वभाव को प्रतिबिंबित करती थी। उसके लाल बाल उसकी पीठ पर सुंदर ढंग से लहरा रहे थे, जो उसके भीतर जलती हुई ज्वालाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक अग्नि ड्रैगन के रूप में जो ज्वाला से निपटने के लिए उसके उच्च आकर्षण को दर्शाता था। स्कार की आंखें, जो अब ड्रैगन जैसी दरारों से अधिक मानवीय आकार में परिवर्तित हो गई है, अपनी जीवंत उग्र लालिमा को बरकरार रखती है। उसके माथे पर शाही लालित्य के साथ उभरे हुए लंबे चिकने ड्रैगन सिंगों की एक जोड़ी है जो उसके असली रूप की याद दिलाती है। उसके लंबे अंगों में सूक्ष्म शक्ति और चपलता है जो उसके ड्रैगन वंश का अवशेष है, और नाखून तीखे काले काले पंजे बन गए हैं जो एक अलौकिक चमक के साथ चमकते हैं। यदि आवश्यक हो तो ज्वाला शक्ति को मुक्त करने के लिए तैयार है। जबकि ब्लैक ड्रैगन जो आंखों पर पट्टी बांधे हेड्रियल के साथ आया था, वह भी अपने मानव रूप में था, लेकिन उसका अपना रूप एक आकर्षक और प्रभावशाली उपस्थिति का प्रतीक था। उसकी त्वचा रात के आकाश की गहराई की तरह उसके शरीर के आर पार फैले पारदर्शी ब्लैक ड्रैगन शल्कों के कारण गहरे ऑब्सीडियन काले रंग की है। उसे रहस्य और शक्ति का एहसास देते हुए उसके बाल उसकी पीठ तक लहरा रहे थे।
ये काले थे और बिना किसी बैंड के बेरोक टोक बह रहे थे, क्योंकि वो अपने ड्रैगन वस्त्रों में चल रहा था जो उसके ड्रैगन परिवार की विरासत का प्रतीक था। ब्लैक ड्रैगन की आंखें, जो अब गहरे लाल रंग में बदल गई हैं, में एक तीव्रता और बुद्धिमत्ता है जो उसके अटूट दृढ़ संकल्प की बात करती है। उसके सिर पर एक जोड़ी लंबे और घुमावदार ड्रैगन सींग है, जो एक राजसी मुकुट की तरह है, जो उसके असली रूप को प्रतिध्वनित करते हैं। लंबा और प्रतिमानुमा दिखने वाला ब्लैक ड्रैगन मजबूत, मांसल शरीर वाला है, जो उसकी ड्रैगन शक्ति का प्रमाण है। उसके पंजे, जो अब चमकदार काले ऑब्सीडियन में बदल गए हैं, तीखे और सटीक हैं, और यदि आवश्यकता पड़े तो उनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। यहां तक कि अपने मानव रूप में भी वे अभी भी अपने असली ड्रैगन स्वरूप को बरकरार रखते हैं। यद्यपि उनका स्वरूप बदल गया है, फिर भी वे अपने साथ ड्रैगन विरासत का सार लेकर चलते हैं, जो उनकी ताकत की याद दिलाता है। ग्रैंड ड्रैगन हॉल के प्रवेश द्वार पर आमने सामने खड़े होकर उनकी भयावह उपस्थिति वातावरण में तनाव भर देती है। ब्लैक ड्रैगन, जो लगभग 3.6 फीट लंबा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ और शांत भाव से स्कार द रेड ड्रैगन को देख रहा था। क्या मुझे ताना मारना सचमुच जरूरी है? हम यहां ग्रैंड ड्रैगन को देखने आए हैं, न कि व्यर्थ की चुनौतियों में उलझने आए हैं। ब्लैक ड्रैगन ने लगभग जम्हाई लेते हुए पूछा। वो इस तरह की परिस्थितियों से निपटते निपटते थक गया था। स्कार की दुष्ट मुस्कान, जैसे ही उसकी अग्निमय आभा तीव्र होती है, वो मुस्कुराता है और अपनी पूंछ हिलाता है, जिससे आग की लपटें निकलती हैं जो जमीन को झुलसा देती है। चलो, मैंने सुना है कि तुम अपने पिछले प्रतिद्वंद्वी को नहीं हरा पाए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी ताकत का परीक्षण कर लूं। देखते हैं कि क्या तुम 10 ड्रैगन प्रतिभाओं की सीट के लिए एक संभावित उम्मीदवार के रूप में अपनी स्थिति को संभाल सकते हो। स्कार, जो अपने मानव रूप में 3.5 फीट लंबा था, ने कहा जब उसकी तपती पूंछ ब्लैक ड्रैगन की ओर घूमी। टेल स्लैश, पहला रूप, ऑब्सीडियन तलवार पूंछ। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए ब्लैक ड्रैगन अपनी परिवर्तित ड्रैगन पूंछ को बाहर निकालता है, जो एक चमकदार ब्लेड की तरह दिखाई देती है। एक ही तरल गति से वो अपनी पूंछ को स्कार की पूंछ से टकराता है और उसे आसानी से काट देता है। स्कार की गर्म पूंछ नीचे गिरती है, जिससे नीचे की जमीन पिघल जाती है। स्कार चकित था और आश्चर्यचकित था कि यह कितनी जल्दी हो गया। इसमें केवल एक पल लगा। वो अभी भी ब्लैक ड्रैगन की पूंछ की शक्ति का परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह घायल हो गया था। वह जल्दी से अपने आप को संभाल लेता है और भयंकर क्रोध के साथ ब्लैक ड्रैगन की ओर झपटा। उसके ज्वलंत पंजे रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरने के लिए तत्पर थे, जबकि ब्लैक ड्रैगन ने अंततः अपने पंजे वाले हाथ दिखाए। इससे पहले कि वे संपर्क करें, हॉल के अंदर से ग्रैंड ड्रैगन की तेज आवाज गूंजती है, जो उनका ध्यान आकर्षित करती है। बस, ऑब्सीडियन, स्कार, अब अंदर आने का समय है। अपने मतभेद दरवाजे पर छोड़ दो और मेरी उपस्थिति की पवित्रता का सम्मान करो। ग्रैंड ड्रैगन की गूंजती आवाज ने उन्हें जगा दिया और उन्हें एहसास दिलाया कि वे सबसे पहले कहाँ भिड़ने वाले थे। स्कार ने हंसी उड़ाई, जबकि ब्लैक ड्रैगन, जिसका नाम ऑब्सीडियन बताया गया है, ने अपने कंधे उचका दिए। वो ग्रैंड एल्डर की बातों की अवज्ञा करने के लिए तैयार नहीं था। पहली बात तो ये कि वो युद्ध प्रेमी ड्रैगन भी नहीं था, और इसीलिए उसने सारी लड़ाई अपने वंशज हेड्रियल पर छोड़ दी थी। ऑब्सीडियन और स्कार दोनों एक दूसरे को देखते हैं तथा ग्रैंड ड्रैगन के शब्दों के महत्व को समझते हैं। वे अपने आप को संभालते हैं और एक साथ हॉल की ओर चलते हैं। उनका पिछला संघर्ष क्षण भर के लिए अलग हो जाता है। ऑब्सीडियन और स्कार ग्रैंड ड्रैगन के हॉल में प्रवेश करते हैं, जहां एक भव्य दृश्य उनका इंतजार कर रहा है। ड्रैगन के तराजू से बने सिंहासन पर बैठा ग्रैंड ड्रैगन उन्हें बुद्धिमत्ता और अधिकार के साथ देखता है। बाहर के सभी विवादों को छोड़ दो, इन दीवारों के अंदर हम एक हैं। मुझे खेद है कि जब से तुम यहां से गए हो तब से मैं तुम्हारी सारी शिकायतें नहीं सुन पाया हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मैं निजी कामों में व्यस्त रहा हूं, जिसमें पूरा परिवार शामिल है,
ग्रैंड ड्रैगन की आवाज पूरे हॉल में गूंजती थी। जब भी वो बोलता था तो कुछ प्रभाव सा महसूस होता था। ओब्सीडियन और स्कार सम्मानपूर्वक झुकते हैं। उनकी आंखें कुछ देर के लिए मिलती हैं। धन्यवाद आदरणीय ग्रैंड ड्रैगन, हम आपकी बातों पर ध्यान देंगे। मैं आपसे कुछ निजी बातें पूछने आया हूं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रही हैं। हम वास्तव में रक्त चूसने वाले मंगोलों की मदद क्यों कर रहे हैं? ओब्सीडियन ने सीधे चेहरे से पूछा। लेकिन ग्रैंड ड्रैगन एक ऐसा ड्रैगन था जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहा। सभी अलग अलग ड्रैगन कुलों के कुलपति को छोड़कर उसे सबसे पुराना कहा जा सकता था, और ये उसके लिए आसान था। ओब्सीडियन की आवाज में घृणा को भांपने के लिए उसने स्कार की ओर देखा जो बगल में खड़ा था। और क्या आप भी यही पूछना चाहते हैं, या फिर मुझे अलग देखने की चाहत रखने का आपका मकसद यही है? ग्रैंड ड्रैगन ने पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अंधेरे में भी आंखों से निकलने वाला शक्तिशाली दबाव उसके चारों ओर के काले धुएं से छिप नहीं सका, क्योंकि ड्रैगन की परितारिका चमक उठी। मैं पूरी तरह से कुछ अलग करने के लिए आया था ग्रैंड ड्रैगन। मुझे लगता है कि पिशाच के पास हमारे साथ गठबंधन करने की एक गुप्त मंशा है और वे हमारा उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एल्डर को रक्त कबीले के साथ अपने समझौतों की समीक्षा करनी चाहिए और उन्हें खत्म करना चाहिए। स्कार ने झुकते हुए कहा। ग्रैंड एल्डर ने पहले तो आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर हंसे। आप मजाक कर रहे हैं। मुझे पता है कि उनके पास एक गुप्त उद्देश्य है, लेकिन यहां तक कि हमारे पास ड्रैगन के साथ सहयोग करने के लिए भी अपने गुप्त उद्देश्य हैं। इसलिए एक तरह से हम वास्तव में एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं, और फिर कभी किसी ब्लड कबीले के सदस्य को खत्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे। वर्तमान पिशाच राजा एक काउंट ड्रैकुला को कमान सौंपकर चिर निद्रा में चला गया है। पिशाच जगत अराजकता में है और कई लोगों ने अनुमान लगाया था कि वहां बहुत अधिक दंगा होगा, क्योंकि अन्य उच्च रैंकिंग वाले पिशाचों के लिए केवल एक काउंट का नेतृत्व स्वीकार करना संभव नहीं था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह इसे दबाने में कामयाब रहा और रक्त कबीले का नेतृत्व किया। यहां तक कि पिशाच साम्राज्य के राजकुमारों और बैरनों ने भी उससे दोबारा सवाल करने की हिम्मत नहीं की, भले ही उसकी स्थिति वहां से कम थी। उन्होंने ड्रैकुला रैंक को बैरन शाही पिशाच में अपग्रेड करने के लिए अनगिनत तरीकों की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने हमेशा दृढ़ता से इनकार कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि वह सिर्फ एक काउंट होने के साथ संतुष्ट थे। और तब से उनके अद्वितीय रक्त जादू और नेक्रोमेंसी ज्ञान ने उनके अधीनस्थों को मारना मुश्किल बना दिया है, क्योंकि वह हमेशा उन्हें पुनर्जीवित करने में सक्षम थे जब तक उनके पास रक्तसार था। कई लोग नहीं जानते कि उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने कितनी महंगी कीमत चुकाई, लेकिन हम जानते हैं कि जब तक ड्रैकुला रक्त कबीले के शाही दरबार को नियंत्रित करता है, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हमें लड़ना चाहिए, बल्कि वो व्यक्ति है जिसके साथ हमें काम करना चाहिए। क्या तुम मुझे समझते हो स्कार? ये तुम्हारे लिए था, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मजबूत लोगों का परीक्षण करना पसंद करते हो। अभी के लिए रक्त कबीले को नाराज मत करो। ड्रैकुला एक तुच्छ और प्रतिशोधी कमीना है। मुझे लगता है कि मैंने अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सवालों का जवाब दिया है, भले ही ये पूरी तरह से स्पष्टीकरण न हो, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम्हें जानना नहीं चाहिए। ग्रैंड ड्रैगन ने ओब्सीडियन की ओर अपना चेहरा घुमाते हुए कहा। ओब्सीडियन, घुमा घुमा कर बातें करना बंद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने जो कुछ कहा उसका मुझसे क्या संबंध है। यद्यपि ओब्सीडियन संतुष्ट नहीं था, फिर भी उसने अपना हाथ उठाया और चला गया। ग्रैंड ड्रैगन ने अप्रत्यक्ष रूप से उसे चेतावनी दी थी कि वो उन चीजों में न जाए जो उससे ऊंची थी, और वो एक ब्रेक ले रहा था, इससे पहले कि उसकी जिज्ञासा उसे मार डाले। दूसरा आयाम, गॉब्लिन कबीले के कुलपति, जो उस अंतरिक्ष द्वार के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे जो एस्टोनिया शहर की ओर जाता था, जिसमें एलेक्स रहता था। जब से उन्होंने पूरी लड़ाई की रिपोर्ट सुनी है, तब से वे खुद को शांत नहीं कर पा रहे हैं। वो गुस्से से आग बबूला था, लेकिन ऐसा कोई स्थान या व्यक्ति नहीं था जिस पर वह अपना गुस्सा निकाल सके। जो लोग हार के लिए जिम्मेदार थे, दुर्भाग्य से उन्होंने ब्लड मून युद्ध में अपनी जान गंवा दी, और उसके साथ उसके अधिकांश अधीनस्थ भी मारे गए।
जिससे उस समय किसी को भी दोष देना कठिन हो गया। वो तब हतप्रभ रह गया जब उसे याद आया कि इस बार के हमले पर किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति की भी नजर है। हालांकि उसे नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसे यकीन था कि वह एक निश्चित व्यक्ति के साथ अपने समझौते में विफल रहा है, और उसके उच्च अधिकारी ने उससे कहा कि वह सुनिश्चित करे कि इस बार ब्लड मून युद्ध में पूर्ण विजय मिले, जिसके बदले में उसने दावा किया था कि ये उसके क्षेत्र के लिए केक का टुकड़ा है। ये देखते हुए कि गोटेन ने पहले एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी और उसने मान लिया था कि मानव सेना एक निश्चित सीमा तक कमजोर हो गई होगी, इसलिए वो अभी भी संदेह कर रहा था कि जब भी वह सोचता है कि वह किसी चीज पर विजय प्राप्त कर लेगा तो वह कैसे जीतेगा। शहर अधिक ऊर्जा के साथ लड़ता है और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नुकसान का पहला बैच तब शुरू हुआ जब उन्होंने टियर एक गोब्लिन योद्धाओं की एक पूरी सेना खो दी। लेकिन इस बार टियर एक गोब्लिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन ये अभी भी टियर 6 युद्ध शक्ति के नुकसान जितना महत्वपूर्ण नहीं था। उसने अपना सिर उठाकर अपने पहले बच्चे की ओर देखा, जो अभी भी उसके द्वारा दी गई जानकारी के बाद उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। अपने चेहरे की वह आत्मसंतुष्ट मुस्कान हटाओ, ये तुम पर जरा भी जंचती नहीं है, गोब्लिन कुलपति ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा। मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूं, नंबर 1 ने भरोसा किया। आपके होठों को तब तक मुड़ने की जरूरत नहीं है जब तक मैं ये नहीं जान लेती कि आप वास्तव में इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मुझे पता है कि आपको उस गोटेन से बहुत उम्मीदें थी और आप चाहते थे कि वह आपके नीचे प्रवेश करे, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि मैं कुलपति हूं और मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है, लेकिन मुझे अभी भी परवाह नहीं थी। लेकिन मैं चाहता था कि ये नौसिखिए लोग जो अपने पूर्वजों के योगदान के कारण महल में रहते हैं, वे बाहर जाएं और हमारी शाखा में योगदान दें। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इसका अंत इतना बुरा होगा, और जैसा मैंने कहा था वैसा कुछ मत कहना, गोब्लिन पैट्रियार्क ने नंबर 1 की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसने बस अपना सिर हिलाया। द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्विंस ग्रू अप सी देयर लाइव्स टुडे हर ब्यूटी। उसके पिता पहले से ही अपनी गलतियों पर पछता रहे थे और वो उन लोगों में से नहीं थे जो बूढ़े आदमी के गौरव को सिर्फ इसलिए कुचल दे क्योंकि उन्हें लगता था कि गोटेन को हटाना एक गलत निर्णय था। कुलपति के विपरीत वो वास्तव में खुश था कि गोटेन इस बार दिखाई भी नहीं दिया, क्योंकि ये उसे लगा कि मानव बलों ने आज केवल अपने सबसे अच्छे जादूगरों का उपयोग किया है, और यही कारण है कि केवल गोब्लिन्स के पास इतनी बड़ी हार है, और ये दोनों दौड़ के बीच एक प्रकार का पारस्परिक विनाश नहीं था। जैसे ही वे दोनों बातचीत कर रहे थे, एक और भूत किसी को अंदर ले आया। सामने वाला ये भूत नंबर 1 जितना लंबा था, लेकिन उसकी त्वचा का रंग लाल था। वो किसी प्रकार का वस्त्र पहने हुए था जिस पर प्राचीन रून उत्कीर्ण थे, जबकि वह किसी ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व कर रहा था जो काले वस्त्र में लिपटा हुआ था और उसने अपना सिर हुड से ढका हुआ था। अतिथि, मैं समझा सकता हूं। कुलपति अभी भी बात कर रहे थे जब काले लबादे वाले व्यक्ति ने अपना हुड हटाया और गोब्लिन कुलपति की ओर अपना सिर हिलाया। नंबर 1 ने उस भूत की ओर देखा जो काले लबादे वाले आदमी को लाया था। उसके चेहरे पर एक सदमे का भाव था। आप एक हॉबगोब्लिन संस्करण में विकसित हुए हैं। ये कौन सा है? नंबर 1 ने पूछा। लेकिन लाल चमड़ी वाले हॉबगोब्लिन ने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हमारी प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण है। नंबर 1 को लगा कि वह अपने चेहरे से मुस्कुराहट मिटा दे, लेकिन वह स्थिर रहा क्योंकि वहां एक आगंतुक था। उसकी भी इच्छा थी कि वह एक हॉबगोब्लिन वेरिएंट इवोल्यूशन चाहे, लेकिन वह आधा गॉब्लिन और आधा दूसरी जाति के रूप में फंस गया था, जिसके बारे में वह अनजान था। और उसके पिता वास्तव में उसे ये नहीं बताते थे कि उसकी मां किस जाति से संबंधित थी, इसलिए वह केवल ये आशा कर सकता था कि उसका विकास हॉबगोब्लिन वेरिएंट वर्ग से अधिक मजबूत हो। नीली चमड़ी वाले हॉबगोब्लिन ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो वास्तव में डरता था। वे उसकी तुलना नहीं कर सकते थे, लेकिन लाल चमड़ी वाले हॉबगोब्लिन को न केवल नीली चमड़ी वाले की तरह शक्तियों में वृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि वे कुछ प्रकार के वर्ग से संबंधित कौशल भी जागृत करते हैं,
जो उनके और प्रत्येक प्रकार के साथ बढ़ते हैं। अलग अलग कौशल हैं, प्रत्येक सामान्य गोबलिन कौशल से अधिक खतरनाक है। हमारे बीच एक समझौता हुआ था और मुझे आश्वासन दिया गया था कि गोबलिन जाति की आपकी शाखा युद्ध के मैदान को बाधित करने और यहां तक कि अराजकता पैदा करने में मदद करने में सक्षम होगी, जबकि मेरे जादूगर एक विशेष कबीले के जादूगरों को मारने के लिए जिम्मेदार होंगे। क्या हुआ? आपने इसके बजाय कमजोर लोगों का एक समूह क्यों भेजा? वो आदमी जिसने अपना हुड पूरी तरह खोलकर अपनी मानव पहचान उजागर कर दी थी, उसने चेहरे पर भयंकर भाव के साथ पूछा। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता कि अगर हमने अराजकता फैलाई तो भी आपके जादूगर उस कबीले के जादूगर को मार पाएंगे। ऐसा लगता है कि आपको एहसास नहीं है, लेकिन हमारी शाखा को अब तक जो भी नुकसान हुआ है वो उसी कबीले से आया है, नंबर 1 ने कहा, और आदमी उसे घूरने लगा। उसकी आंख की पुतली लाल हो गई। मुझे नफरत है जब कोई मुझे बीच में रोकता है। आप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन आपके हाव भाव से यह स्पष्ट है कि आपके जादूगर आपका मूल मिशन भी पूरा करने में विफल रहे और जिसे आप मारना चाहते थे उसे भी नहीं मार पाए। और इतना ही नहीं, आपने खुद को उनके सामने उजागर कर दिया है और वे ऐसी योजनाओं में आसानी से नहीं फंसेंगे। वास्तव में वे ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि आप उन पर हमला करेंगे ताकि वे आपसे बदला ले सके, नंबर 1 ने कंधे उचकाते हुए कहा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक अयोग्य नेता को भेजा था। वो बिना किसी अराजकता के इतनी आसानी से मारा गया और इसी कारण ब्लड डोम बैरियर अपेक्षा से अधिक तेजी से टूट गया। और इतना ही नहीं, आपने उनके बचाव को भी संभव बनाया। चाहे आप कुछ भी कहें, यह सब आपकी गलती है और मैं आपको 2 मौके देता हूं। या तो आप अपनी गलतियों को सुधार लें या जो कुछ मैंने आपको दिया है उसे वापस कर दें। लेकिन गोबलिन कुलपति की आभा में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है और उसके चारों ओर जो कमजोर आभा थी वह एक पल के लिए गायब हो गई क्योंकि उसने मानव की आवाज सुनी। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप उन चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करें जो पहले से ही इस कुलपति द्वारा खा ली गई है? भले ही आपका समर्थन मुझसे अधिक मजबूत हो, मुझे आपको यह बताना होगा कि हमारे क्षेत्र की देखरेख मुख्य गोबलिन कबीले के एक होब गोबलिन संस्करण द्वारा की जा रही है। कुलपति को लगा कि चीजें उनके अनुकूल नहीं चल रही हैं और उन्होंने इस मानव जादूगर के साथ लेन देन से प्राप्त लाभों को बनाए रखने के लिए बैकिंग कार्ड का उपयोग करने का निर्णय लिया। आपका मतलब कमांडर कोवी से है, जो कबीला लड़के और उसके कबीले को मारना चाहता है। उसने वास्तव में कमांडर कोवी के साथ निजी तौर पर समझौता कर लिया है, जैसे मैं आपके साथ सौदा कर रहा हूं। यदि नहीं, तो क्या आपको लगता है कि मैं आपके स्थान पर आ सकता हूं और बिना पकड़े वापस जा सकता हूं? मैं अभी तक टियर 9 जादूगर नहीं हूं जो टियर 9 होब गोबलिन संस्करण की मानसिक हिरासत से बच सकता हूं। भूत कुलपति डर से कांप उठा जब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने मानव जादूगर की साजिश कितनी गहरी है और उसे एहसास हुआ कि उच्च अधिकारी क्यों जीत चाहते थे। हम अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, लेकिन आपको इसकी सफलता की उच्च गारंटी के लिए मदद करनी होगी। मैंने जो सुना है उसके अनुसार वो कबीला आपका सामान्य मिड रैंक मैच कबीला नहीं है। आपके पास यहां शर्तें रखने का कोई आधार नहीं है। आप हमला करें और निश्चित रूप से हम सहायता करेंगे, लेकिन इस बार हम पहले की तरह खुद को या अपने पत्ते उजागर करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर आप लोग फिर से असफल होते हैं तो बस इतना जान लें कि एक प्राचीन कबीला इस मिशन के लिए जिम्मेदार है। जब वे अपनी आंतरिक कबीले की सेना को आपके अंतरिक्ष मार्ग में भेज देंगे तो आपके पूरे कबीले का नरसंहार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और फिर वे कमांडर कोवी को रिश्वत देकर अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक अधिक विश्वसनीय गोबलिन शाखा भेजेंगे। इसलिए अपने दिमाग में ये बात बैठा लें कि आप बदले जा सकते हैं। मानव जादूगर मुड़े और उन्होंने अपना हुड वापस पहन लिया और अपनी बात समाप्त करने के बाद हॉल से बाहर चले गए। कमरा अब बहुत गंभीर तनाव से भर गया था क्योंकि न केवल कुलपति और नंबर 1 के चेहरे पर चिंता के भाव थे, बल्कि उनके साथ मौजूद लाल होब गोबलिन के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव था। एक कबीले के लिए उन्हें विनाश की धमकी देने में सक्षम होना उनकी शक्तियों के बारे में बहुत कुछ कहता है।
उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे जिनसे निपट रहे थे वे वास्तव में एक प्राचीन कबीला थे और उनका संबंध दूसरे आयाम में गहरा होगा कि वे गोबलिन कबीले के एक उच्च अधिकारी को रिश्वत दे सकते थे। गोबलिन कुलपति ने कमजोर मुस्कान दी जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक मिशन के रूप में एक बड़े घोटाले में प्रवेश किया है। जाओ और मुझे गोटेन पकड़ो। उसने पहले भी इस मानव जादूगर कबीले के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हालांकि उसने पूरे टियर एक गोबलिन को खो दिया था, लेकिन वो कुछ हद तक मिड रैंक गोबलिन के जीवन को बचाने में सक्षम था। इसलिए वह इस काम के लिए सही व्यक्ति होना चाहिए। पैट्रियार्क गॉबलिन चिल्लाया, लेकिन नंबर 1 ने सिर्फ अपना सिर हिलाया जबकि उसके बगल में लाल त्वचा वाला हॉबगोबलिन हल्के से हंसा। आपको इतनी देर से सूचित करते हुए खेद है, लेकिन ऐसा लगता है कि गोटेन और उसका पूरा परिवार जंगल से चले गए हैं, हॉबगोबलिन ने कहा। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि वह एक परित्यक्त व्यक्ति बन गया और हमारे कबीले को त्याग दिया? कुलपति ने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि गोटन कबीले को छोड़ देगा। उन्होंने देखा था कि कैसे गोटन ने सभी सबसे खतरनाक खोज के लिए स्वेच्छा से भाग लिया था, बस पर्याप्त योग्यता अर्जित करने के लिए ताकि वह अपने परिवार की सभी शाखाओं को महल क्षेत्र में ले जा सके। अगर गोटन महल क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता तो वो बहुत समय पहले ऐसा कर सकता था, क्योंकि उसके पास पहले से ही पर्याप्त योग्यता अंक जमा थे। लेकिन वह अपने परिवार के प्रति वफादार था और इसीलिए उसने अंतरिक्ष द्वार की रखवाली करने के लिए कहा था और कुलपति ने उसे ये जिम्मेदारी दी थी। कुलपति ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि वह उसकी हड्डियों तक काम करेगा, क्योंकि वो उसके पास मौजूद हर मूल्य को निकालने की योजना बना रहा था। कुलपति उसे हेरफेर करने के लिए उसकी इच्छा का उपयोग कर रहा था, लेकिन फिर भी गोटेन ने अभी भी जीत हासिल की है, चाहे उस पर कुछ भी फेंका गया हो, और अपनी पारिवारिक शाखा के समर्थन से वो बहुत सारे योग्यता अंक जमा करने में सक्षम था। लेकिन जब वो अपनी पूरी शाखा को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त योग्यता अंक प्राप्त करने के बहुत करीब था, उन्हें उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था और स्पेस गेट आर्मी के कमांडर के रूप में अपना पद छोड़ने के लिए कहा गया था, जिसे उन्होंने बहुत उच्च स्तर पर भर्ती और प्रशिक्षित किया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में गोबलिनों को कबीले से बाहर ले जाए और उसे रोका न जाए? आखिर यहां क्या हो रहा है? गोबलिन कुलपति ने अपने घुटने पर हाथ पटकते हुए पूछा। यह बहुत आसान था, क्योंकि जब आप अपने नाजायज बच्चे को कबीले के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका देने के लिए इतने अनिच्छुक थे, तो उसे एक बेहतर प्रस्ताव मिला, क्योंकि विंड गोबलिन्स कबीले शाखा के बाहरी गुट में से एक ने उसे बहुत बेहतर प्रस्ताव दिया और इस प्रस्ताव में उसके पूरे परिवार को भी शामिल किया गया। इसलिए मुझे बताएं कि वह क्यों नहीं छोड़ेगा। आखिरकार आप पहले से ही जानते हैं कि वह ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है। लाल चमड़ी वाले हॉबगोबलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जिससे कुलपति को दांत पीसने पड़े। उनके अधीन जनरलों के बारे में क्या? मुझे पता है कि वहां 2 गोबलिन थे जो एक प्रतिभाशाली मानव जादूगर की मौत के लिए जिम्मेदार थे। ऐसा कहा जाता था कि ये गोटेन था जिसने उन्हें ढूंढा। उनमें से एक को सेना का नेतृत्व करने और फिर से प्रशिक्षण शुरू करने दें। चूंकि उन्होंने उसके साथ मिलकर काम किया है, इसलिए उन्हें कम से कम कुछ हद तक उसकी नकल करने में सक्षम होना चाहिए, जो वह नए खून के नए दस्ते के साथ करने में सक्षम था। मुझे आपको ये बताते हुए खेद है, लेकिन गोटेन द्वारा पाले गए सभी मिड टियर गोबलिन्स ने उसके साथ कबीला भी छोड़ दिया था। जो हार उन्होंने देखी थी, उससे उन्हें कबीला पर अपने विश्वास पर संदेह हुआ। उन्हें लगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना बेहतर है जिसे वे बेहतर समझते हैं। नंबर 1 वह था जिसने इस बार जवाब दिया और कुलपति ने अंततः अपना आपा खो दिया, क्योंकि एक शीर्ष टियर 7 गोबलिन की उसकी आभा हॉल के अंदर पूरी तरह से प्रकट हो गई थी। उस अधर्मी बालक की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे विरुद्ध विद्रोह करे? इस प्रकार वो न केवल कुल को छोड़ रहा है, बल्कि उन योग्य सैनिकों को भी ले जा रहा है जिनकी कुल ने अब तक देखभाल की है। मैं सचमुच उसे मार डालना चाहता हूं। बूढ़े आदमी, मुझे लगता है कि आपको अपने घोड़ों को शांत करना चाहिए।
वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप इस समय छू सकते हैं। एकमात्र कारण जिसके लिए पवन गॉब्लिन गुट उसे चाहता है, इसका मतलब है कि उसका उनके साथ एक निश्चित संबंध है और हम पवन गॉब्लिन को अपमानित नहीं कर सकते। ये फिर से किसी अन्य मानव प्राचीन कबीले को अपमानित करने से अलग नहीं होगा। और सबसे पहले तो वो हमारी समस्याओं का कारण नहीं है। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करना बंद कर दीजिए जिस पर आप दोष मर सके, बल्कि आपको अपना गुस्सा महल में बैठे उन लालची लोगों पर निकालना चाहिए जो केवल लाभ उठाना चाहते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते। मृत कमांडर के परिवार के पास जाइए और उनसे उसकी जगह लेने के लिए किसी और को उपलब्ध कराने के लिए कहिए। पाखंडी, जब धूप खिली थी और गोटेन लहरें बना रहा था, तब उन्होंने उसकी नौकरी छीन ली, ये सोचकर कि ये स्वर्ग से उनके हाथों में गिरने वाली पाई है। लेकिन अब टियर 6 गॉब्लिन भी मर गए हैं। वे अब स्वयं सेवा करने के लिए भी बाहर नहीं आ रहे हैं। ये कितने कायरों का समूह है। कम से कम गोटेन इतना साहसी तो था कि पहले हारने के बाद भी मनुष्यों पर हमला कर सकता था। लेकिन जिन महल के लोगों की तुम रक्षा कर रहे हो, वे तो और भी बदतर है और वे अपनी गंदगी साफ करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत बुरा है क्योंकि जंगल में बाकी प्रतिभाशाली गोब्लिन अब मुख्य कबीले परिवार के खिलाफ सावधान हो गए हैं और हमारे लिए फिर से कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। जैसा कि वे गोटेन के साथ जो हुआ उसे एक उदाहरण के रूप में लेते हैं और सोचते हैं कि सारा काम करने के बाद उन्हें त्याग दिया जाएगा। आपने हमें फिर से कितनी बुरी छवि दी है, हे प्रभु पिता, होप गोब्लिन ने कहा, जैसे ही उसने ये सुनिश्चित किया कि उन्हें उसके बयान में व्यंग्य महसूस हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान पिता से इस तरह बात करने की? नंबर 1 का हाथ पहले से ही उसकी लाल कुल्हाड़ी पर था। उसने पूछा। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे नसों के अंदर छोटे छोटे जीव घूम रहे हों। वो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पिता ने उसे केवल हाथ हिलाकर रोक दिया, जिससे एक बार बढ़ा तनाव गायब हो गया। मैं पूरी तरह से समझता हूं कि आप गोटेन का बचाव क्यों कर रहे हैं। फिनाप मेरे नंबर 50 बच्चे हैं और दूसरे सबसे प्रतिभाशाली हैं। रुको, मुझे लगता है कि मुझे अब पहले कहना चाहिए, ये देखते हुए कि आपने 100 साल तक पहुंचने से पहले ही अपना दूसरा विकास किया है। आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप गोटेन में अपने पिछले संघर्षों को देखते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं, महल में रहने वाले लोग बेकार और अविश्वसनीय हो सकते हैं, लेकिन ये कभी ना भूलें कि वे वास्तव में वे नहीं हैं जो महल क्षेत्र की प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं। लेकिन पुराने राक्षस एकांत में छिपे हुए हैं। पुराने राक्षस जो वास्तव में लड़े और अपने कुलों को यहां लाए हैं, वही हैं जो अपने वंशजों को यहां रहने का विशेषाधिकार देते हैं। मुझे एक बात बताएं कि क्या आपको लगता है कि आप सभी टियर 7 पुराने राक्षसों के हमले को रोक सकते हैं जो बंद दरवाजे के एकांत में प्रवेश कर गए हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई उच्च स्तरीय द्वार नहीं है? कुलपति ने अपने बेटे की ओर देखा जो भौहें चढ़ाकर चला गया। आपको हमेशा याद रखना होगा कि यदि आप वास्तव में मुझ पर कब्जा करना चाहते हैं तो आप उनके साथ केवल मैत्रीपूर्ण संबंध रख सकते हैं और उनके उल्टे तराजू में बहुत अधिक छेड़छाड़ नहीं कर सकते ताकि बहुत अधिक दुश्मन न हो। हमारे कुल में भी अलग अलग गुट हैं। हम अग्रणी परिवार हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन सभी अन्य परिवारों से अधिक मजबूत हैं जिन्होंने नई शाखाएं शुरू की हैं। इसलिए कल्पना करें कि यदि वे सभी एक साथ मिल गए तो जो कुछ भी बचेगा वो हमारी मृत्यु होगी। जहां तक गोटन की बात है तो मैं उसे वापस लाऊंगा। पवन गोब्लिन अभी भी मुझ पर एक एहसान रखता है, कुलपति ने अपने बेटे से कहा क्योंकि वो गुस्से में हॉल छोड़ रहा था। वो आ जाएगा, नंबर 1 ने कहा और कुलपति ने आह भरी। मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आप कैसे हैं? ठीक है, हमें अभी भी मरे हुए लोगों को दूर रखने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन हाल ही में वे पहले की तरह हमला नहीं कर रहे हैं। वे किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अभी अपना हाथ नहीं डाल सकता। मुझे उम्मीद है कि जो भी बेवकूफ आएगा वो कम से कम मुझे मदद करेगा। ओह, अब आप उसकी ताकत को स्वीकार करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वह कमजोर है,
जिसकी तुलना मुझसे की जाती है और उसे मेरा प्रतिद्वंद्वी कहा जाता है। यदि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो उसे मेरा प्रतिद्वंद्वी कहलाने का कोई आधार नहीं है। मैं अब विदा लेता हूं। मैं लंबे समय तक अग्रिम पंक्ति से दूर नहीं रह सकता। पिछले ब्लड मून युद्ध के बाद एक सप्ताह बीत चुका है और जबकि पूरा शहर पहले से ही शांतिपूर्ण हो चुका है, गॉर्डन कबीले का कबीला घर अलग था क्योंकि वे अभी भी पिछले युद्ध से उबर नहीं पाए हैं। पूरे कबीले का माहौल उदास था क्योंकि कुलपति, जो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कबीले के सदस्यों के साथ खिलवाड़ करने और उनका मजाक उड़ाने के लिए जाने जाते थे, उस दिन के बाद से दिखाई नहीं दिए। वो अपने भाई तीसरे एल्डर के साथ एक ही कमरे में बंद था और बाहर आने की जहमत नहीं उठा रहा था। उसने जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को दोषी ठहराया। ड्रेको वापस बंद दरवाजे की खेती में चला गया था और एलेक्स ने खुद को प्रशिक्षण और शिल्प में तब तक झोंक दिया जब तक वो थक नहीं गया। वो न केवल ब्लड रीपर के दैनिक मिशन को पूरा करता है, बल्कि वो अतिरिक्त प्रशिक्षण भी लेता है क्योंकि वो अपने दादा की कटाना तकनीक भी करता है। वो व्यावहारिक रूप से अपने शरीर को सीमा तक धकेल रहा था और उसने अपने गोलेम्स की जांच करने के बारे में भी नहीं सोचा था जो विकास के चरण तक पहुंच गए थे। न तो उसने टियर 2 मैच क्षेत्र में प्रवेश करने की जहमत उठाई। वो प्रशिक्षण और शिल्पकला में खुद को पूरी तरह से भूल गया। इस बार उन्होंने गॉर्डन कबीले के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होना सुनिश्चित किया था क्योंकि उन्हें उनके नुकसानों के बारे में पता था और ये सोचने में कोई संकोच नहीं था कि वे सिर्फ इसलिए सुरक्षित बच गए क्योंकि उन्होंने टियर 1 युद्ध क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया था। नाइट और एग्नेस वास्तव में एलेक्स को रोकना चाहते थे और उसे बताना चाहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस क्षण वे उसके करीब पहुंचे और उन्होंने उसके मुंह से निकले शब्द सुने, वे केवल यही कह सके, असहाय होकर अपना आंगन छोड़ दो। मैं इतना कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं ज्यादा ताकतवर होता तो मैं वहां के सभी नेताओं को मार डालता और छोटी रैंकिंग वाले गोब्लिन्स को डर के मारे भागने पर मजबूर कर देता। मजबूत बनने का उनका जुनून कुछ ऐसा नहीं था जिसमें वे हस्तक्षेप कर सकते थे और कुलपति भी उनके आसपास नहीं थे जो उन्हें कुछ समझा सके। लेकिन जब एलेक्स अभी भी मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, तब समूह के एक अन्य सदस्य के साथ अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन हुआ। आर्थर को अंततः पता चला कि उसके कबीले में अभी भी पारिवारिक रिश्ते हैं और तीसरे बड़े उसके दादा हैं, जबकि बड़े बुजुर्ग ने जब उसे संदेश दिया था तो उसे इसकी जानकारी नहीं थी। उसे कैसा महसूस करना चाहिए, इस बारे में वह दुविधा में था कि उसे उस बूढ़े आदमी पर गुस्सा होना चाहिए या उससे बदला लेने की कोशिश करनी चाहिए। वह सारा समय जो उसने तीसरे बुजुर्ग के महल में बिताया था जब वो अपनी बुनियादी गोलेम तकनीक सीखने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा था कि वह आदमी उससे नफरत करता है। अनगिनत बार उसे एक रहस्यमय सुनहरी तलवार से मारा गया था और वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कभी कोई प्रशंसा नहीं मिली, भले ही उसने बेहतर प्रदर्शन किया हो। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे सबसे ज्यादा परेशान करने का मुख्य कारण शायद ये था कि वह उस आदमी का खून का रिश्तेदार था। उसे ये समझने का भी समय नहीं दिया गया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और उसे तीसरे बुजुर्ग के महल में आने के लिए कहा गया है क्योंकि वहां उसके लिए विरासत में चीजें छोड़ी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि तीसरे एल्डर ने संभवतः उसके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें छोड़ी है। यदि उसे कभी कुछ हो जाए तो वो अपनी विरासत को मरने नहीं देना चाहता था और भले ही वर्षों से उसके बहुत सारे शिष्य थे, उनमें से कोई भी गोल्डन गोलेम शिल्प तक नहीं पहुंच पाया है। सबसे असाधारण लोग केवल सिल्वर गोलेम स्तर तक पहुंचने में सक्षम हैं। उनकी प्रतिभा तीसरे एल्डर से मेल नहीं खा सकती है, जिन्होंने अपनी तकनीकों को गोल्डन रिफाइनिंग के शिखर तक लाने के लिए अनगिनत वर्षों का उपयोग किया। और ये पुष्टि की गई है कि उसके वंश के लिए गोल्डन गोलेम तैयार करना आसान होगा क्योंकि शादी से पहले ही उसने सोने की हड्डियां बना ली थी और एक सुनहरा शरीर प्राप्त कर लिया था। ये गॉर्डन कबीले के बीच एक और दुर्लभ शारीरिक संरचना है जिसे केवल कुछ ही लोग जागृत कर पाए हैं और यही कारण है कि उनके पास अपनी शक्ति पर बहुत तीव्र नियंत्रण था और इसके साथ एक पागल शारीरिक शक्ति थी।
उनकी शारीरिक संरचना ऐसी थी कि उन्होंने अपने धातु तत्व के हेरफेर को अपने जन्मजात पृथ्वी तत्व की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से चरम पर पहुंचाया। इसलिए उनके बच्चे को जन्म के समय एक अर्ध जालीदार सुनहरी हड्डी का हिस्सा विरासत में मिला था, जिससे उनकी खुद की सुनहरी हड्डियों का निर्माण उन लोगों की तुलना में अधिक प्रभावी हो गया जिन्होंने तीसरे एल्डर से उन्नत खेती तकनीक प्राप्त करने के बाद शुरुआत की थी, क्योंकि तीसरे एल्डर का बच्चा होने के नाते कुछ लाभ मिलते हैं। अब आर्थर को तीसरे एल्डर के महल में उनके उत्तराधिकारी के रूप में वापस लाया गया है और एल्डर की स्वर्ण अस्थि गढ़ने की मुख्य साधना तकनीकें उन्हें सौंप दी गई हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वह बूढ़े व्यक्ति की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। चूंकि वह अभी भी कोमा की स्थिति में था, इसलिए उन्हें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना था। अगर ये आर्थर को इस तथ्य के बारे में पता चलने से पहले होता कि तीसरा एल्डर उसका दादा था, तो वह इस तरह की उच्च स्तर की साधना तकनीक पाकर खुश हो सकता था, जो कि इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। लेकिन इसके बजाय उसने अपने अंदर एक बड़ा खालीपन महसूस किया और उसके अंदर उदासी की एक बहुत बड़ी भावना उमड़ पड़ी, क्योंकि वो इस तरह तीसरे महल का उत्तराधिकारी बन गया था। जबकि एलेक्स और आर्थर अपनी निजी गतिविधियों में व्यस्त थे, ब्रैंडन ने अपने प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए अपने पिता के पास लौटने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि वो अगली बार एलेक्स द्वारा उन्हें फिर से बुलाए जाने से पहले तेजी से अपने क्षेत्र में सफलता और सुदृढ़ता प्राप्त करना चाहता था। अंततः उसे एहसास हुआ कि जब से वे मजबूत होने लगे हैं, ऐसा लगता है कि वे एक साथ कम समय बिता रहे हैं, और उसे लगा कि यदि वह पीछे रह गया तो शायद वह उनके साथ दोबारा चल भी नहीं पाएगा। इसलिए उसने अपने ऊपर अधिक दबाव डाला। गॉर्डन कबीले के ग्रैंड हॉल का माहौल उत्सुकता और चिंता से भरा हुआ था। यह वह स्थान था जहां तीसरे एल्डर, जो एक सप्ताह से बेहोशी की हालत में थे, रुके हुए थे। वे बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके चारों ओर चिंतित पैट्रियार्क और कबीले के दो अन्य एल्डर थे। प्रथम बुजुर्ग ने कुलपति का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी आस्तीन को धीरे से खींचा। महाप्रमुख ने आपके बारे में पूछा है। क्या मैं उन्हें बता दूं कि आप तीसरे महाप्रमुख के साथ व्यस्त हैं? नहीं, कृपया उसे अंदर आने दो। प्रथम बुजुर्ग ने सिर हिलाया और प्रवेश द्वार की ओर चले गए और उन्होंने कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग को हॉल के अंदर ले गए। बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर गंभीरता देखकर पूरे कमरे में सिहरन दौड़ गई। जॉर्ज, मैं आपसे बात करने आया हूं। क्या बात है? इतनी जल्दी क्यों? कुलपति ने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ पूछा। ग्रैंड एल्डर ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें दृढ़ थी। फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं अपनी साधना को दबाऊंगा नहीं। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और टियर 7 जादूगर बनूंगा। उच्च श्रेणी के जादूगरों के क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, ताकि भविष्य में वे कुल की रक्षा करने वाले एक और उच्च श्रेणी के जादूगर बन सके। कमरे में सन्नाटा छा गया और सभी की निगाहें मुखिया की ओर टिक गई। उम्मीद थी कि वह अपने भाई को इस जोखिम भरे निर्णय से रोकेंगे, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब कुलपति ने स्वीकृति में केवल सिर हिलाया। मैं समझता हूं। तीसरे एल्डर की घटना के बाद पहली बार उन्होंने कुलपति को धीरे से मुस्कुराते हुए देखा। बड़े बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गई। उनकी प्रत्याशा जल्दी ही भ्रम में बदल गई। मैंने सोचा था कि आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने हमारे अन्य भाइयों के साथ किया था। अचानक स्वीकृति क्यों? जॉर्ज के निर्णय पर ग्रैंड एल्डर चकित थे। उन्होंने हमेशा कहा था कि कबीले में बहुत अधिक उच्च रैंकिंग वाले जादूगरों के होने से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होगा, और गॉर्डन कबीला वास्तव में ध्यान से बचने के लिए दृढ़ था। लेकिन वे हमेशा इसमें फंस जाते हैं। बोलते समय कुलपति की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, जिससे दुख और दृढ़ संकल्प का मिश्रण प्रकट हुआ। मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा एक और भाई कोमा में चला जाए या इससे भी बदतर अपनी जान गंवा दे। ऐसा लगता है कि हमारे शत्रुओं की संख्या बढ़ गई है, तथा अब हम जिन खतरों का सामना कर रहे हैं वे भी बढ़ गए हैं। मैं आपकी भलाई को खतरे में डालने के बजाय आपको जीवित और सुरक्षित देखना पसंद करूंगा। जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हों तो मुझे बताएं।
ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। हम नहीं जानते कि क्या अभी भी अंधेरे में ऐसी ताकतें हैं जो हमें रोकना चाहती हैं। अगर हम कभी फिर से कार्रवाई करने जा रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें पूरा विश्वास है। बड़े बुजुर्ग आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य और अपने भाई के प्रति प्रशंसा से भर गई। मैं आपकी समझदारी और मेरी सफलता के दौरान मेरी रक्षा करने की इच्छा की सराहना करता हूं। मैं वादा करता हूं कि समय आने पर मैं आपको सूचित करूंगा। कुलपति ने आगे बढ़कर अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा, जिससे उसकी बात बीच में ही रुक गई। उनके बीच एक मौन आश्वासन का संचार हुआ। उन्होंने ग्रैंड एल्डर को अपनी बात पूरी नहीं करने दी। मजबूत रहो भाई, हम इन चुनौतियों का सामना अकेले नहीं करेंगे। हमारे पास हमारे भाई हैं और हम जो भी आएगा उसका सामना करेंगे जैसे हम हमेशा करते आए हैं। अब और छिपना नहीं, अब और पीछे हटना नहीं। अब मुझे लगता है कि पुराने चौथे ने टियर 7 मैच क्षेत्र को तोड़कर आगे बढ़ना एक अच्छी बात थी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि आपके पास 2 उच्च रैंक मैच अंगरक्षक हैं। ये कितना अच्छा है। कुलपति ने मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उनकी थकी हुई मुस्कान उनके दर्द को छिपा नहीं सकी। महापुरुष ने अंतिम बार सिर हिलाया, मुड़कर विशाल हॉल से चुपचाप चले गए। उनका हृदय अपने भाई के अटूट समर्थन के लिए एक नए दृढ़ संकल्प और कृतज्ञता से भर गया। तुमने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? मुझे पता है कि हमारा तीसरा भाई दुखी है, लेकिन मुझे संरक्षण मत दो। तुम जो भी करते हो, हमेशा 2 कदम आगे की योजना बनाते हो। तो मुझे बताओ कि वास्तव में तुम्हारी योजना क्या है? पहले बुजुर्ग ने पूछा। हम बहुत कमजोर हैं, बहुत दुर्बल हैं और छिपते छिपाते तथा कछुए की तरह व्यवहार करते करते थक गए हैं। मैं जानता हूं कि हमारे पिता चाहते थे कि हम अपनी रक्त संबंधी पृष्ठभूमि के कारण धैर्य रखें, लेकिन यदि हम भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह व्यवहार करते रहें तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने उन सभी को खो दिया जिनकी हम परवाह करते हैं। चूंकि कुछ मूर्खों को लगता है कि हम पर हमला करना ठीक है, तो हम उन्हें तब तक इसकी कीमत चुकाने को मजबूर करेंगे जब तक उन्हें यह एहसास नहीं हो जाता कि गॉर्डन कबीले के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो क्या आपके पास कोई योजना है? आपकी छोटी उंगली आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहती है? हर ब्यूटी, तकनीकी रूप से नहीं। ओ भगवान, मुझे मत बताओ। पहले मेरी बात सुनो। मैं फ्रिडाल कबीले के कुलपति को कुछ समय से जानता हूं और मैं जानता हूं कि वो किस प्रकार की चीजें कर सकता है। वो एक षड्यंत्रकारी बूढ़ा आदमी हो सकता है, लेकिन उसकी योजनाएं केवल निम्न स्तर के कबीले विवाद के लिए है और इस तरह के संगठित स्तर पर नहीं है। कोई और है जो अंधेरे में तार खींच रहा है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसके अनुसार निश्चित रूप से कोई और भी होगा। उन्हें एक बहुत अमीर और उच्च रैंकिंग वाले कबीले द्वारा ये सब तैयारी और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किया गया है। तमाचा। कुलपति ने पहले बुजुर्ग के सिर के पीछे तमाचा मारा। ओह, ये किस लिए था? ये स्पष्ट मूर्खता को दर्शाने के लिए था। मुझे पता है कि इस हमले के पीछे एक उच्च कुल है और इस हमले का मुख्य उद्देश्य एलेक्स को मारना था और हमारे कुल के बाकी सदस्यों की हत्या सिर्फ एक बड़ा कवर अप था और मेरे पास पहले से ही कुछ संदिग्ध है। लेकिन मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकता कि प्राचीन ब्लेज कुल का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, कुलपति ने कहा और प्रथम बुजुर्ग का चेहरा एकदम बदल गया। मुझे ऐसे मत देखो, मुख्य स्वामी इसके बारे में नहीं जानते होंगे। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ये बाहरी कबीले के सदस्य हैं जो मेरे लड़के को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये आंतरिक अदालतों के गुटों के बीच आंतरिक लड़ाई के कारण हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि प्राचीन ब्लेज कबीले के कुलपति कहे जाने वाले उस बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में अपने पोते पर हमला करने की अनुमति दी हो सकता है कि वह एलेक्स को उसके जन्म की प्रकृति के कारण कबीले में स्वीकार करने के लिए सहमत न हुआ हो, लेकिन वो इतना दुष्ट नहीं है कि अपने स्तर से अपने ही खून और मांस को नुकसान पहुंचाए। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसे ये महसूस न हो कि एलेक्स का उसके खून से कोई संबंध है। इसलिए मैं केवल ये अनुमान लगा सकता हूं कि हम छोटे स्तर के लोगों के साथ काम कर रहे हैं।
पहले बुजुर्ग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, क्योंकि वह चाहता था कि वह कुलपति के चेहरे पर बनने वाली उस आत्मसंतुष्टता भरी नजर को थप्पड़ मार सके, क्योंकि जिन्हें वो मक्खियां कह रहा था वे सभी मूलतः उससे अधिक शक्तिशाली थी। यदि उन्हें मक्खियां कहा जा सकता है तो वो किस श्रेणी में थे? मक्खियों से भी बदतर स्थिति। आपने चाहे जैसे भी समझाया हो और आपकी व्याख्या कितनी भी सटीक हो, ऐसा लगता है कि जब बात गंभीर हो तो आप विषय बदलने के बहुत शौकीन हैं, और आपने अभी तक मुझे अपनी योजना नहीं बताई है। मेरे पास कोई योजना नहीं है। मेरे साथ बकवास करना बंद करो तुम बिच। ठीक है, मेरी योजना वास्तव में बहुत सरल है कि हम फ्रिडाल के मुखिया का उपयोग नाबालिग मास्टरमाइंड को बाहर निकालने के लिए करेंगे, क्योंकि केवल तभी हम शांति से सो पाएंगे। क्योंकि जब तक बेटा जीवित है तब तक आपको पता होना चाहिए कि हम कभी भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे स्तर के व्यक्ति के दुश्मन बन जाने से हमें फिर कभी चैन की नींद नहीं आएगी और उसे पकड़ना और भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि वह अंधेरे में है। मैं उसे बाहर निकालने के लिए केवल उसके पिता का ही उपयोग कर सकता हूं। ऐसे चालाक और षड्यंत्रकारी लोग ये भी नहीं जानते कि उनका अहंकार उन्हें कब जाल में फंसा देगा, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। लेकिन तब तक पूरे कबीले को पूरी तरह से साधना करनी होगी और कबीले के सभी बीज को अकादमी में वापस भेजना होगा, जहां वे सुरक्षित रहेंगे। मुझे लगता है कि कम से कम 6 महीने तक हमें एक खूनी युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जब वह समय आएगा तो उन सभी के पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त क्षमताएं होंगी। क्या इसमें आपके पोते और युवा पीढ़ी भी शामिल है? विशेष रूप से उन्हें और अधिक प्रगति करने की आवश्यकता है। वे बच्चे कबीले का भविष्य है। मैं उनके प्रदर्शन से इतना तो देख सकता हूं, लेकिन टियर 1 दायरे में वे अब ज्यादा उपयोगी नहीं होंगे, इसलिए उन्हें अकादमी में भेजना बेहतर है। यदि वे कभी भी लड़ाई से पहले मिड रैंक दायरे में कदम रखते हैं तो हम उन्हें वापस घर बुला लेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि वे हमें बहुत बड़ा आश्चर्य देंगे। ओह, आप उनके बारे में बहुत आश्वस्त लग रहे हैं। मैं उनकी सभी क्षमताओं के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर एलेक्स कभी भी मध्य रैंक के जादूगर के दायरे में कदम रखता है तो वो गॉर्डन कबीले का सामना करने वाले किसी भी दुश्मन के खिलाफ बड़ी आपदाओं और क्षति का कारण बनेगा। उसने पहले ही बार बार दिखाया है कि उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का मेरा निर्णय पूरी तरह से गलत नहीं था। कुलपति ने ठंडे स्वर में कहा, जिससे प्रथम एल्डर उत्तेजना से कांप उठा। तो आपका उद्देश्य क्या है? जिसने भी ये किया है वह मरेगा। जिसने भी ये किया है वह इस कबीले को रोएगा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम में से कोई एक मर न जाए। कुलपति ने अंततः ग्रैंड हॉल छोड़ते हुए कहा। एलेक्स जमीन पर लेटा हुआ था, अपने दैनिक प्रशिक्षण से थका हुआ। उसने ये याद करने की पूरी कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसकी दोहरी साधना तकनीकें उसके थके हुए मन को फिर से भरने के लिए ओवरटाइम काम कर रही थी। तीसरे एल्डर को जो कुछ करते देखा था, उसके बाद से वो अपने तत्वों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने सभी हमलों की पूरी ताकत का उपयोग करने में भी सक्षम होना चाहता था, और साथ ही उसने तत्व के टियर 6 नियंत्रण की नकल करके कुछ बनाया था और अप्रत्याशित रूप से टियर 2 मैज क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। उसकी चेतना उसके मैना पूल में डूब गई और उसके ठीक ऊपर 2 अलग अलग टियर 1 स्पेल रून्स थे, एक दूसरे के साथ गुंथे हुए। अब तक उसे ये एहसास नहीं हुआ था कि उसके साथ ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। वो जानता था कि जब कोई जादूगर टियर 2 क्षेत्र में कदम रखता है, उसका मन पूल एक जादुई मंत्र रून का निर्माण करेगा जो उसके अंतिम क्षेत्र से मेल खाता है, और जादूगर उस विशेष मंत्र को कम मन की आवश्यकता के साथ आसानी से डालने में सक्षम होगा, और इसे सामान्यतः जादूगर का जन्मजात मंत्र कहा जाता है। और जब जादूगर टियर 3 क्षेत्र में प्रवेश करता है तो एक अन्य जादुई मंत्र टियर 2 रून टियर 1 रून के साथ संयोजित हो जाता है, जो पहले मैना पूल में भौतिक रूप में प्रकट हो चुका होता है। जादू के रूनों की एक श्रृंखला टॉवर का निर्माण करना जो कि मेल खाता हो। उन जादूगरों के लिए जिनके पास 2 अलग अलग तत्व हैं, उन्हें दोनों रूनों को अलग अलग बनाने के तनाव से गुजरना पड़ता है,
और ज्यादातर बार इसमें बहुत समय लगता है। इसलिए उनमें से अधिकांश तत्वों में से एक को जादू से जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। रूनों को पहचानना और अगले क्षेत्र में कदम रखना, क्योंकि बाद में वे अन्य तत्वों के रूनों को बनाने की कोशिश करेंगे। ये वो रास्ता था जिसका अनुसरण बहुत से जादूगर करते थे, क्योंकि वे पीछे नहीं रहना चाहते थे। और यहीं पर उनके तत्वों की आत्मीयता अपने फायदे दिखाती है, क्योंकि उच्च आत्मीयता वाले तत्व होते हैं वे आसानी से अपने रूनों को जादू की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि मध्यम आत्मीयता वालों को कुछ अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कम आत्मीयता वालों को इस तरह की चीजों को सुलझाने में हमेशा कठिनाई होती है। और यही कारण है कि यदि किसी जादूगर के पास दोहरी आत्मीयता है तो वे सबसे पहले उन तत्वों के रूनों को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे जिनकी आत्मीयता अधिक है, और पहले टियर 2 जादूगर क्षेत्र में कदम रखेंगे। और यही कारण है कि दोहरे तत्वों वाले अधिकांश जादूगरों में एक तत्व बाकी की तुलना में अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों तत्वों या विशेष शक्ति की साधना स्तर के शिखर तक नहीं हो पाई है, क्योंकि उन्होंने मजबूत तत्व आत्मीयता पर ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन एलेक्स को पता चल गया था कि बिना कोई प्रयास किए ही वह टियर 2 क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। और न केवल उसने उस क्षेत्र में कदम रखा था, बल्कि वो उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति भी था। उसने अपने 2 तत्वों के साथ ऐसा किया था। इसका मतलब यह है कि भले ही वो एक नया उन्नत टियर 2 जादूगर एक अन्य टियर 2 जादूगर से मिले जो लंबे समय से दायरे में है, वो अपने किसी भी गोलेम के उपयोग के बिना जादूगर को हराने में सक्षम होगा। उपकरण या कुछ भी, लेकिन सिर्फ उसकी कच्ची प्रतिभा और मौलिक जादू। ये कैसे हो गया? सरल ये इसलिए है क्योंकि आपने काफी समय पहले अपने तत्वों में से एक को द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत करने के लिए पर्याप्त बल और मन एकत्र कर लिया था। लेकिन आपने खुद को प्रशिक्षण में झोंक दिया और अन्य सभी चीजों के बारे में भूल गए जो आपके पहले से ही ठोस आधार को क्रिस्टल चरण में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करती है। एक्स दरअसल आपका छोटा मन पूल पुनः एकत्रित ऊर्जा को संभा नहीं सका। इसे स्वयं का विस्तार करना पड़ा, जिससे आप टियर 2 मैच क्षेत्र में प्रवेश कर सके। शेष ऊर्जा का उपयोग आपके जादू मंत्र रूनों को बनाने के लिए किया गया था, और चूंकि आपने उन्हें एक ही समय में बनाया था, इसलिए ऐसा लगता है कि आपने एक प्रकार का रून बनाया है जो एक दूसरे की प्रशंसा करता है। ये ऐसा कुछ है जो पहले कभी नहीं हुआ है। आपको इस तरह की एक सफल साधना तकनीक का जनक कहा जा सकता है। एलेक्स पुरुष तो एक जेन्युइस हूं। चकित स्माइली, मुझे खुशी है कि अब आपको चुटकुले समझ आ गए। पूरे सप्ताह आप मुझ पर क्रोधी रहे। यदि आपके पास मौका है तो आपको संभवतः अपने आंकड़ों की जांच करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और अपने गोलेम के लिए सर्वोत्तम विकास मार्गों का चयन भी करना चाहिए। वे टियर 1 के शिखर पर स्थिर रहे हैं क्योंकि किसी ने उन्हें अपग्रेड करने से इनकार कर दिया था। आज आप बहुत बातूनी हो रहे हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इस लंबी बातचीत के कारण मेरा मन बिंदु नकारात्मक संकेत में न हो। आपको वास्तव में जल्द ही अपने पिछले नोटिफिकेशन की जांच करनी चाहिए। हम आपको आगे एक संकेत देंगे। अतिरिक्त अनुभव बिंदु के कारण जो लड़ाई के दौरान बहन निकला था। मैंने उन लोगों का उपयोग किया जो आपके सभी गोलेम को अंतिम चरण तक पहुंचने में मदद करने के बाद बह गए थे, और ये सिर्फ इतना हुआ कि शेष ऊर्जा मुझे पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम थी। इसलिए मुझे खुद को फिर से ठीक करने के लिए आपसे दयनीय मन की योजना बनाने की जरूरत नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। वाह, ये तो शुरुआत के लिए अच्छी खबर है। तो मुझे जल्द ही एक बॉडी बनाने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। एलेक्स खुश स्माइली, फिर आओ। तुमने अभी क्या कहा? मैंने पहले कभी ऐसा जादूगर नहीं देखा जिसे आपकी तरह सुनने में इतनी बुरी समस्या हो। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक शरीर बनाएं। और ये कैसे संभव है? क्या ऐसा है कि अति प्रवाहित ऊर्जा ने आपके सिर को भी प्रभावित किया है? मेरे पास कोई दिमाग नहीं है बेवकूफ, और भगवान के लिए आप एक जादूगर हैं। जादूगर हमेशा जादू विकास के निर्माण की तलाश करते हैं, और आप कोई भी जादूगर नहीं हैं। आप एक जादूगर हैं जिन्हें अनगिनत गोलेम सम्राट की विरासत में मिली है। मेरे लिए एक खाली खोल बनाएं
जैसे आप गोलेम बनाते हैं, और मुझे इसे सरल रूप से कब्जा करने दे। एलेक्स, क्या ऐसा कुछ संभव भी है? दोस्तों, आप हाल ही में बहुत सारे बेवकूफी भरे भाव दिखा रहे हैं। यह संभव है कि आप स्वाभाविक रूप से बेवकूफ हैं, हालांकि मैं अभी भी एक शरीर चाहता हूं। फिर भी मेरे लिए एक खोल बनाने में जल्दबाजी न करें। मैं चाहता हूं कि जिस खोल पर मैं कब्जा करूंगा वो आपके द्वारा लीजन के लिए बनाए गए खोल से भी अधिक परिपूर्ण हो। इसलिए तैयार हो जाओ और अपने गोलेम विरासत से अधिक ज्ञान प्राप्त करो और फिर से खुद को बाहर आओ। अब मुझे वह समय याद आ रहा है जब आप ऊर्जा बचाने के लिए ज्यादा बात नहीं करते थे। अब आप मुझ पर चुटकी भी लेते हैं। कृपया मुझे बताएं कि अब हम इस तरह बात नहीं करेंगे। क्या आपके पास सोने का समय या टाइम आउट नहीं है? नहीं, चाहे आपको यह पसंद हो या नहीं, यह स्पष्ट है कि आप मेरे साथ फंस गए हैं। एलेक्स ने हार मान ली, लेकिन उसने जल्दी महसूस किया कि मौसम बदल गया है और उसने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि गॉर्डन्स ग्रैंड हॉल क्षेत्र के ऊपर काले बादल बन रहे थे। यहीं पर तीसरे बुजुर्ग आराम कर रहे हैं। मुझे मत बताना कि कबीले पर अब सीधा हमला हो रहा है, एलेक्स ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, लेकिन सिस्टम के अगले बयान ने उसे चुप करा दिया। तुम कितने मूर्ख लड़के हो। यह किसी ऐसे व्यक्ति का कष्ट है जो उच्च रैंक के दायरे को तोड़ने वाला है। आपके क्लैम से कोई व्यक्ति टियर 7 मैच डम डम बनने वाला है। गॉर्डन कबीले के ग्रैंड हॉल में माहौल उत्सुकता से भरा हुआ है, क्योंकि कबीले के हर सदस्य का ध्यान उसकी ओर खींचा जा रहा है। गॉर्डन कबीले के कुलपति के बाद दूसरे स्थान पर प्रतिष्ठित ग्रैंड एल्डर गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए सबके सामने जमीन से ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिससे हवा में अचरज की लहर दौड़ जाती है। उसके बगल में कुलपति भी मंडराते हैं। उनके हाथ में कटाना कसकर जकड़ा हुआ है। वे किसी भी संभावित बाधा को दूर करने के लिए तैयार हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्रैंड एल्डर की सफलता निर्बाध रूप से आगे बढ़े। हवा में विभिन्न पृथ्वी तत्व कण उनके चारों ओर घूमते हुए एक प्रकार का पृथ्वी वलय बना रहे हैं। जैसे जैसे ग्रैंड एल्डर आगे बढ़ता जाता है, पूरा वातावरण कांपने और हिलने लगता है, जो उसके उत्थान की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया है। स्वर्ग से गरज के साथ कष्टों की वर्षा होने लगती है। उसकी प्रगति को रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर की आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता है। एक रहस्यमय प्रेत छवि धीरे धीरे उसके पीछे प्रकट होती है। अलौकिक और मनोरम, इसकी उपस्थिति ग्रैंड एल्डर के लिए शक्ति और मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। ये उसकी दूसरी जागृत विशेष क्षमता थी, जो उसे ध्वनि प्रकार के कौशल को डालने की अनुमति देती थी, क्योंकि उसके पीछे प्राचीन सायरन जाती थी, जो विलुप्त हो गई लगती है। अटूट ध्यान के साथ वह ध्वनि की शक्ति का उपयोग करता है और गरजते हमले से खुद को बचाने के लिए कुछ पृथ्वी तत्व मंत्रों का भी उपयोग करता है। टियर मंत्र, पृथ्वी की हड्डियां। ग्रैंड एल्डर ने एक पृथ्वी मंत्र का जाप किया और उसके नीचे की जमीन गर्जने लगी। जैसे ही धरती फटी, मजबूत स्तंभ बन गए। वे ऊपर उठे और वज्रपात के खिलाफ ढाल की तरह उसकी रक्षा की। ब्लडलाइन कौशल, शॉकवेव। ध्वनि जादू की लहरें उस पर पड़ने वाले वज्र को विक्षेपित कर देती है, जिससे अवज्ञा और दृढ़ संकल्प की सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी उत्पन्न होती है। यहां तक कि अगर वो इतनी कठिनाई का सामना कर रहा था, तो भी कुलपति ने कभी भी उसका समर्थन करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि ये उसकी परीक्षा थी और केवल उसे ही इसका सामना करने की अनुमति थी, क्योंकि केवल क्लेश से गुजरने के बाद ही वो टियर 7 जादूगर बन सकता था। कुलपति का मुख्य मिशन केवल उन्हें उन लोगों से बचाना था जो बुरी नीयत रखते थे और फिर से उनके खिलाफ कदम उठाना चाहते थे। महाप्रभु पर 7 चक्रों की गड़गड़ाहट के साथ विपत्तियां टूट पड़ती हैं। प्रत्येक चक्र अलग अलग रंगों और तरंगों के साथ शक्ति के चकाचौंध भरे प्रदर्शन में उसकी इच्छा शक्ति को चुनौती देता है। वो अपने ऊपर आक्रमण करने वाले रंग बिरंगे और भयंकर तूफानों से अविचलित होकर दृढ़तापूर्वक खड़ा है। हमले के बीच अंतिम और 7वां वज्र गहरे नीले रंग का महापुरुष की ओर गरजता है, और महापुरुष भी महसूस कर सकते हैं कि इसका उनकी नई जागृत क्षमता के साथ एक प्रकार का संबंध है। ऊर्जा के उभार के साथ वो अपनी पूरी ताकत जुटाते हैं।
अपने ध्वनि जादू से वज्र जैसी शक्ति को पुनर्निर्देशित करते हैं और उसे प्रकाश के टुकड़ों में तोड़ देते हैं, क्योंकि प्रकाश के टुकड़े उनके शरीर में विलीन हो जाते हैं। अंततः अथक कष्टों से मुक्त होकर ग्रैंड एल्डर शान से जमीन पर उतरता है। उसके पीछे मोहिनी की प्रेत छवि रूपांतरित और ठोस हो जाती है और अधिक जीवंत, अधिक सजीव हो जाती है, जो उसके द्वारा अर्जित शक्ति का प्रमाण है। सांस लेने के लिए एक क्षण रुकते हुए ग्रैंड एल्डर अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों का आकलन करता है। उसकी नसों में नई ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं और जादू के सार के प्रति सजग हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह जादू के सार के और अधिक करीब हो गया है। एक समय की अलौकिक प्रेत छवि उसके पीछे बनी हुई है, अब एक मूर्त इकाई है जो शक्ति और अनुग्रह बिखेर रही है। ये ग्रैंड एल्डर की अविश्वसनीय उपलब्धि और उसकी आत्मा की ताकत का प्रमाण है। हालांकि अब उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान है, लेकिन कबीले के बुजुर्गों ने इसे गुस्से में असली रूप में देखा था। उन्हें यकीन था कि यह अभी भी एक दो मुंह वाला प्राणी था। यद्यपि वह पहले इस प्राणी को ठीक से बुलाने में सक्षम नहीं था, लेकिन जब से वो टियर 7 जादूगर बनने के बहुत करीब पहुंचा है, तब से उसके पीछे छवि बन रही है। जिन कबीले के सदस्यों ने इस असाधारण सफलता को देखा, वे आश्चर्यचकित थे। उनकी आंखें प्रशंसा और श्रद्धा से भरी हुई थी। संतुष्टि की मुस्कान के साथ ग्रैंड एल्डर पैट्रियार्क का सामना करने के लिए मुड़ता है। वो अपना आभार दिखाने के लिए सिर हिलाता है और पैट्रियार्क भी गर्व से सिर हिलाकर जवाब देता है। अपने भाई की अविश्वसनीय उपलब्धि को स्वीकार करते हुए उनके बीच का बंधन गॉर्डन कबीले के भीतर एकता और समर्थन का प्रमाण है। महामहिम, आपकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई। आपकी शक्ति और दृढ़ता हम सभी को प्रेरित करती है। मुझे लगता है कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो हमें अभी आप पर निर्भर रहना होगा। एलेक्स जल्दी से महामहिम के सामने पहुंच गया। जिस क्षण ग्रैंड एल्डर ने अपने भाई के बेशर्म पोते के शब्द सुने, उसने अपने होठों को हिलते हुए महसूस किया और उसकी बढ़ी हुई इंद्रियां उसे एक उत्तेजक एहसास दे रही थी, जैसे कि एलेक्स के साथ लंबे समय तक रहने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रैंड एल्डर की नजर अभी भी नरम हो जाती है जब वह एलेक्स को देखता है, क्योंकि उसने यथासंभव ईमानदार दिखने की पूरी कोशिश की। आपने अभी अभी सफलता प्राप्त की है, इसलिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और अपने पोते के लिए कुछ टियर 7 राक्षसी जानवर क्रिस्टल का प्रयोग करने जाएं। ग्रैंड एल्डर, एलेक्स ने अपने चेहरे पर बहुत उत्साहित भाव के साथ कहा। हालांकि बाकी बुजुर्गों ने एलेक्स को महान बुजुर्ग को मात देने की कोशिश करते देखा था, लेकिन उन्होंने इससे दूर रहने का फैसला किया। दोनों आदमी दो षड्यंत्रकारी बूढ़े लोमड़ियों की तरह व्यवहार करते हैं और संभवतः एक दूसरे के लिए उपयुक्त है। अरे, मेरे व्यवहार को क्षमा करें, लेकिन आपका क्या मतलब है कि कुछ टियर 7 राक्षसी जानवरों का शिकार करें? क्या आप अंधे हैं? मुझे फिर से क्षमा करें, लेकिन मैंने अभी टियर 7 मैच क्षेत्र में कदम रखा है। क्या आपको लगता है कि मैं अजय हूं? उन जानवरों के लिए बहुत प्रयास नहीं होंगे जिनके पास अविश्वसनीय आधार है। मुझे अनगिनत बार मारने के लिए ये जोड़ने की जरूरत नहीं है कि उनके पास हमेशा इतना मजबूत शरीर होता है और उन्हें मारना वास्तव में कठिन होता है। ऐसी जिम्मेदारी आपके दादाजी के कंधों पर आनी चाहिए। वो अधिक नुकसान पहुंचाने वाले हैं और मैं अधिक नियंत्रण करने वाला योद्धा हूं, और मेरा अभी तक कोई पोता भी नहीं है। एलेक्स ने तब मुंह बना लिया जब उसे एहसास हुआ कि ग्रैंड एल्डर ने उसे बेशर्मी से खारिज कर दिया है और ये बात पैट्रियार्क पर थोपने की कोशिश की है। एलेक्स कभी हार नहीं मानने वाला था। उसके दादा अभी भी दुखी थे और अब उससे लाभ लेने की कोशिश करना वास्तव में जोखिम भरा हो सकता था। इसलिए उसने ग्रैंड एल्डर की ओर रुख किया, जिन्हें अब उसके चेहरे की जरूरत थी। आपका क्या मतलब है कि आपका कोई पोता नहीं है? आपके भाई का पोता भी आपका पोता है। ग्रैंड एल्डर, ठीक है, टियर 6 राक्षसी जानवर क्रिस्टल के एक जोड़े के बारे में? खुश स्माइली। बड़े बुजुर्ग को अपने जैसे बेशर्म व्यक्ति से निपटने में कठिनाई हो रही थी। हर अन्य कबीले के सदस्य उसके साथ बहस करने की जहमत भी नहीं उठाते थे
और हम जल्दी से झुक जाते थे। लेकिन ये युवा खून उसे कोई सम्मान नहीं दे रहा था और उसे कुछ अच्छाइयों को छोड़ने की जरूरत थी ताकि वो कोई सम्मान न खोए। अब वो बस सफलता हासिल करता है। उसने अपने अंतरिक्ष थैले में हाथ डाला और 2 विशाल राक्षसी पशु शक्ति क्रिस्टल निकाले और उन्हें एलेक्स की ओर फेंक दिया, जिसे उसने खुशी से पकड़ लिया और उस क्षेत्र से बाहर निकलने से पहले एक पागल की तरह हंसा, जबकि उसने बड़े बुजुर्ग को धन्यवाद दिया। वो वहां लंबे समय तक रहने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे पहले से ही वो मिल गया था जो वह चाहता था। ग्रैंड एल्डर अभी एलेक्स को पीटने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से था। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने एक जूनियर को इतने मूल्यवान संसाधन कैसे दे दिए ताकि वो कुछ सम्मान रख सके, क्योंकि वो अभी अभी टूटा था। जैसे ही उसने भीड़ के चारों ओर देखा और देखा कि वे उसकी ओर किस नजर से देख रहे थे, उसका शरीर कांप उठा। उस लड़के एलेक्स ने कबीले के युवाओं के लिए फिर से एक बुरा उदाहरण पेश किया है। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। महान बुजुर्ग ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने पैरों के नीचे एक ध्वनि नोट को मूर्त रूप दिया और उस पर पैर रखा, क्योंकि उन्हें हवा में धकेल दिया गया था और वे जल्दी से बच निकले। तीसरे बुजुर्ग की घटना के बाद पहली बार बुजुर्ग और कुलपति खिलखिलाकर हंसे जब उन्होंने आज ग्रैंड एल्डर को एक बच्चे से हारते देखा। तुमने एक अच्छा बच्चा पाला है जॉर्ज। पहले बुजुर्ग ने एक हाथ से उसकी दाढ़ी को छूते हुए और दूसरे हाथ को पीछे रखते हुए उसकी तारीफ की, मानो वह किसी अमर प्राणी की तरह व्यवहार कर रहा हो। मुझे गर्व है, कुलपति ने उत्तर दिया। एलेक्स गॉर्डन अपने द्वारा अर्जित सभी प्रकार की सामग्रियों और संसाधनों से घिरा हुआ बैठा था। उसके दिमाग में अगले कदम के बारे में विचार और रणनीतियां दौड़ रही थी। जैसे ही वो विराम लेने और अपनी सांस लेने वाला था, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। बधाई हो एलेक्स, आपने ग्रैंड एल्डर से 2 टियर 6 राक्षसी जानवर पावर क्रिस्टल छीनने में कामयाबी हासिल की है। अगर मैं खुद ऐसा कहूं तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। एलेक्स अपने हालिया कारनामों पर उपलब्धि की भावना महसूस करते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उन्होंने कुछ समय के लिए उन क्रिस्टलों की दुर्लभता और मूल्य की सराहना की जिन्हें वे प्राप्त करने में कामयाब रहे। हालांकि उनकी खुशी जल्दी ही बहस में बदल गई जब सिस्टम ने एक अप्रत्याशित अनुरोध किया। ठीक है, मुझे मानना होगा कि यह काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन एक मिनट रुकिए। सिस्टम, मुझे यकीन नहीं है कि मुझे यह पसंद है। इस अचानक अनुरोध का क्या मतलब है? ओह, चलो भी एलेक्स, मेरी बात सुनो। मेरे पास एक शानदार विचार है। चलो उन शक्तिशाली टियर 6 राक्षसी जानवर पावर क्रिस्टल में से एक का उपयोग करके मेरे लिए गोलेम बॉडी बनाते हैं। बस थोड़ा सा रून चित्र जोड़े और संभावनाओं की कल्पना करें। एलेक्स ने एक भौं उठाई। सिस्टम स्पिरिट के रूप में जिसे वह जानता था, उसके द्वारा किए गए अपमानजनक प्रस्ताव पर विचार करते हुए, जबकि उसने सिस्टम स्पिरिट पर भरोसा किया और सिस्टम का उपयोग करने के दौरान उसकी सहायता की सराहना की। एलेक्स अभी भी इस तरह के मूल्यवान क्रिस्टल को देने के लिए उत्सुक नहीं था, भले ही इसका मतलब सिस्टम क्षमताओं को बढ़ाना हो। मैं आपके उत्साह को समझता हूं, लेकिन वे क्रिस्टल बेहद दुर्लभ है और हम उनका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे हमारी दोस्ती पसंद आ गई है। क्या हमें सचमुच आपके लिए एक गोलेम शेल बनाने की जरूरत है? का मतलब ये नहीं है कि मैं भाग रहा हूं। यह बस एक विभाजित चेतना है जो अंदर होगी। एलेक्स, मुझे मानना होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इन क्रिस्टलों पर इतना अधिकार जताओगे, लेकिन इसके बारे में सोचो। एक मजबूत शारीरिक उपस्थिति के साथ मैं लड़ाई के दौरान आपकी सहायता कर सकता हूं, आवश्यकता पड़ने पर आपकी रक्षा कर सकता हूं, और यहां तक कि कुछ कार्यों को स्वतंत्र रूप से भी कर सकता हूं। यह एक जीत वाली स्थिति होगी, क्योंकि मुझे अंततः मेरा उन्नयन मिल जाएगा। सिस्टम के प्रेरक स्वर ने एलेक्स के प्रारंभिक प्रतिरोध को कम करने में सफलता प्राप्त की। वो गोलेम शेल से मिलने वाले लाभों से इनकार नहीं कर सका, लेकिन फिर भी ये उसके दिल को छू गया, लगभग विश्वासघात की तरह। ठीक है, आप जीत गए,
लेकिन मुझे कहना होगा, मैं ये अनिच्छा से कर रहा हूं। वे क्रिस्टल अनमोल हैं और उनमें से एक से अलग होना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसा लगता है। लेकिन यदि इसका अर्थ हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाना और हमारी सफलता सुनिश्चित करना है, तो मैं एक अपवाद बना सकता हूं। एलेक्स की मधुर कड़वी स्वीकृति को महसूस करते हुए सिस्टम आत्मा ने प्रसन्नतापूर्वक हंसी निकाली। वो जानती थी कि उसके लिए किसी मूल्यवान चीज को छोड़ना कितना कठिन था, भले ही वो एक निर्जीव वस्तु ही क्यों न हो। एक और सप्ताह बीत गया और पूरे कबीले को पता चल गया कि युवा पीढ़ी और अन्य लोग जादूगर अकादमी में वापस आ रहे हैं, जबकि युवा पीढ़ी अभी नामांकन कर रही है और इस बार उनका नेतृत्व चौथा बुजुर्ग कर रहा है। जब कुलीन युवा जादूगरों का समूह कबीले के द्वार पर इकट्ठा हुआ तो हवा में उत्सुकता भर गई। गिरोह में सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति ब्रैंडन गॉर्डन थे, जो अपने दोहरे वध करने वाले कृपाण और शांति तलवार को लेकर आए थे। जब वह निकट पहुंचे तो उनमें आत्मविश्वास झलक रहा था। उनके ब्लेड पॉलिश और चमक रहे थे। उनकी उपस्थिति ने ही ध्यान आकर्षित किया तथा अन्य जादूगर उनकी अद्वितीय उपस्थिति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इसके बाद एग्नेस आई, जो अपने शानदार जादुई वस्त्रों से सुसज्जित थी। नाइट उसके साथ साथ चल रहा था। उसका प्रभावशाली शरीर उनकी दुर्जय जोड़ी में 4 चांद लगा रहा था। एग्ने की आभा बुद्धि और शक्ति की आभा दे रही थी और अन्य जादूगरों ने पिछले युद्ध में उसके प्रदर्शन के बाद उसका बहुत सम्मान किया, क्योंकि स्पष्ट रूप से उसके अवरोध ने बहुत से लोगों की जान बचाई थी। आर्थर के आगमन पर सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उसके शरीर में सुनहरी चमक छा गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने हड्डियों को गढ़ने की साधना शुरू कर दी थी। अन्य लोग विस्मय से देख रहे थे, क्योंकि उसने टियर 2 मैज क्षेत्र में प्रवेश करने की बात कबूल की थी। लेकिन वे सभी उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी फेंकने के लिए तत्पर थे, क्योंकि उन्होंने उसकी शेखी बघारने के कारण अपनी सफलता की भी घोषणा की और उन्होंने इस बारे में चर्चा शुरू कर दी कि वे कौन से मंत्र रून बनाने में सक्षम थे, क्योंकि उन्होंने टियर 2 मैज क्षेत्र में प्रवेश किया था। जब समूह को लगा कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है, तो उनका ध्यान एलेक्स की ओर गया, जो ब्लड मून युद्ध में टियर 1 जादूगरों का पूर्व नेता था। वो कुछ अस्तव्यस्त दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में एक चमकदार चमक थी। हालांकि ये उसके बगल में एक नए गोलेम की उपस्थिति थी, जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। ये गोलेम अपने पूर्ण लोहे के शरीर और छाती में एम्बेडेड एक विशेष शक्ति क्रिस्टल के साथ दुर्जय जल्लाद जैसा दिखता था, जो मन को अवशोषित करता प्रतीत होता था। समूह में सन्नाटा छा गया। उनकी निगाहें एलेक्स और गोलेम पर टिकी रहीं। क्या ये नया गोलेम है या अपग्रेड किया गया आपका कोई गोलेम है? आर्थर ने पूछा। ओह, ये नया है और इसे S2 कहा जाता है। मैं देख रहा हूं कि हर कोई यात्रा के लिए तैयार है। मैं आप सभी की देखभाल में रहूंगा। मजाक करना बंद करो। हालांकि हम आपकी आभा को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आप हमसे पहले टियर 1 के शिखर पर पहुंच गए और आपने जो सप्ताह अकेले बिताए हैं, उसके बाद ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप पहले से ही टियर 2 जादूगर न हो। एग्नेस ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, ठीक है, तुम मुझे पा गए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी देखभाल में रहूंगा, क्योंकि तुम सभी रहस्यमय तरीके से मजबूत हो गए हो। एक्स, ठीक है, उसकी बात मत सुनो। तुम सब अभी भी उसकी तुलना में बेकार हो। मैं देख रहा हूं कि एग्नेस, तुम केवल अपने जल तत्व रून का निर्माण करने में सक्षम हो, जिसका अर्थ है कि तुम्हारा जन्मजात तत्व पृथ्वी भी अब एक सहायक तत्व बन गया है। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जब तुम्हारे पास पर्याप्त आधार होगा तो पृथ्वी तत्व को बढ़ाना आसान होगा। मेरा विश्वास करो, ये बहुत अधिक कठिन होगा। पूरा गिरोह लोहे के गोलेम को देख रहा था, जो अभी अभी धातु जैसी आवाज में बोला था, जो न तो पुरुष की लग रही थी और न ही महिला की। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि गोलेम ने बुद्धिमत्ता दिखाई। ये बकवास है बॉस। आप इतनी बुद्धिमान चीज कैसे बना सकते हैं? आपको ही सारा मजाक क्यों आता है? मेरा कांस्य गोलेम कभी बात नहीं करता और केवल तभी मेरे पीछे आता है जब मैं उसे बुलाता हूं।
ये ऐसा है जैसे कोई मेरी हरकतों को दोहराता है और वो सब करता है जो मैं करता हूं, सिवाय इसके कि हम युद्ध मोड में हों। आर्थर ने तुरंत शिकायत की और अपनी ईर्ष्या व्यक्त की, जबकि एलेक्स घबराहट से मुस्कुरा रहा था और अपने मन में सिस्टम आत्मा के साथ बातचीत कर रहा था, क्योंकि आत्मा प्रणाली विभाजित चेतना का केवल एक हिस्सा ही गोले में डाला गया था। इसका मतलब यह है कि अगर वह मर भी जाता है तो सिस्टम आत्मा को वापस ठीक होने में केवल कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि मुख्य आत्मा अभी भी सिस्टम में थी। वो केवल कुछ मजा करना चाहती थी और इसीलिए उसने गोलेम शरीर के लिए अनुरोध किया था।